बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। आज का सेशन जो है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग ऑन दराज एंड प्रोडक्ट रैंकिंग ऑन दराज पर है हमारा। आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे थ्रू जारवस टूल। जारवस इज़ द प्रोडक्ट हंटिंग टूल ऑफ दराज। बेसिकली जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला टूल जो दराज का लॉन्च हुआ है, दराज ई कॉमर्स का, वो हुआ है हमारे पास जारवस। ठीक है। इस टूल को बनाने में, इस टूल को लाने में जो सबसे अहम किरदार है हमारे पास, वो है हमारे अहमद समी भाई, जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे वो उन्होंने में ज्वाइन किया है। ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है आपका वो लास्ट में होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में और इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अहमद समी भाई जो हैं जारवस के फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही तो ज़रा आप एक बार बता दें मुझे। इट्स माय वॉइस इज़ क्लियर, एक बार क्लियर कर दें मुझे। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार आप लोग बेशक बता सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? जी, हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा आज के स्पेशल गेस्ट को, अहमद समी को। वो हमारा सेशन आज का ज्वाइन करेंगे और आपको आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनका जवाब भी देंगे, और प्रोडक्ट हंटिंग का जो हमारा मेन टूल है जारवस, जिसका आज का सेशन रखा गया स्पेशली, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं जारवस का। कुछ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं जारवस के बारे में। मेरी स्क्रीन सबके सामने शेयर होगी और मैंने अपने गूगल क्रोम में jarvas.pk का वेबसाइट ओपन की हुई है यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। ये हमारा मेन इंटरफेस है जारवस टूल का, जिसके बारे में अहमद भाई आपको बेहतर बताएंगे। और इसकी तमाम डिटेल्स इस वेबसाइट पे गिवन है, जो इंशाल्लाह कुछ ही मिनटों में अहमद भाई हमें लाजमी बताएंगे, जिसमें तमाम डिटेल्स प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट रिसर्च की, कीवर्ड्स के बारे में तमाम चीज़ें, पैकेजेस कौन कौन से हैं इसके, कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट है, इसका फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और इसके अलावा कितने लोगों को मुफीद हो चुका है, ये बताएंगे सर आप। ठीक है। मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूं। अहमद भाई, वेलकम टू माय शो ई कॉमर्स लेट्स थैंक यू सो पाकिस्तान की मच। तरफ से आपको मोस्ट वेलकम आज के सेशन के लिए। और आज का जो सेशन है हमारा, मैंने अपने ऑडियंस को इसके बारे में बताया हुआ है कि हमारा आज का सेशन जो है दराज प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, कि कैसे आप एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट और दराज का सेलर, जिसे हम बोलते हैं बेस्ट सेलर, बन सकते हैं जारवस के ज़रिए। तो मैं आज के सेशन में आपको वेलकम करता हूं और आपको मैंने इंट्रोडक्शन को करवा दिया है कि अहमद समी भाई जो है हमारे फाउंडर हैं और सीईओ हैं जारवस के। और ये पहला टूल है जो फर्स्ट टाइम दराज के लिए लॉन्च किया गया, उनके लिए लॉन्च किया गया जो एक कामयाब सेलर बनना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है और जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है सब इसके बारे में अच्छा फीडबैक रखते हैं। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ऑडियंस को। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच आदिल भाई। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। um, एक क्विक एक्नॉलेजमेंट, अगर आप सब मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बता दें मेरी आवाज़ जी वगैरह अहमद क्लियर भाई, है आप स्टार्ट सबको। करें आप। श्योर। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम अहमद समी है। बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी अर्सा गुजारा मैंने। लास्ट ईयर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर रहे थे दराज पे माइक्रो
लेबल्स वगैरह एट्सेट्रा। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम दराज सेलर इसको ज्वाइन करने का सोचा। फिर हमारे पास कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स थे, जिस तरह से एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर्स है, दूसरे ग्रुप्स काफ़ी मौजूद हैं। तो जब मैं उन ग्रुप्स में गया और वहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू की, तो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट मुझे नज़र आया वो ये था कि दराज के लिए ऐसा हमारे पास कोई ऑटोमेशन का जी वे अहमद भाई, नहीं आप है। स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। आज के बारे में बताएं कि जारवस के बारे में, जारवस की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। जी जी शो। मेरी तो वॉइस बेसिक आपको आइडिया। क्लियर आ रही? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? कैन यू हियर मी? अदिल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अदिल भाई, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। Sure. So let me start right away. Draz पे प्रोडक्ट हंटिंग का जो बेसिक आइडिया था वो हमारे पास काफ़ी अरसे से राइज था, मैनुअल मेथड्स थे। उसको ऑटोमेट करने के लिए हमने जारविस को लॉन्च किया, जारविस का इंट्रोडक्शन दिया इस मार्केट में। इनिशियली जारविस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसमें काफ़ी सारी एडिशंस की। सो आई कैन स्टार्ट द सेशन इफ लेट मी शेयर माई स्क्रीन। जारविस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जारविस और दराज की प्रोडक्ट रिसर्च और सेल्स की स्ट्रेटजी। आज के सेशन में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जी मैंने टूल्स ऐड के कर दी यूज़। है, आप स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, टूल्स के इंट्रोडक्शन में अब या स्क्रीन दराज शो का शो हो अकाउंट रही है। कैसे क्रिएट करते हैं एट्सेट्रा, हम ये सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज के सेशन में हमारा सिर्फ फोकस ये है कि हम प्री लॉन्च प्रोडक्ट किस तरह से हंट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, और लॉन्च करने के बाद हम किस तरह से उस प्रोडक्ट की सेल्स और रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो हमें ये बताएंगे कि दराज पर प्रोडक्ट्स फेल क्यों होती हैं या सेल्स इंक्रीज क्यों नहीं होती प्रोडक्ट्स की। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जाविस का। जाविस पाकिस्तान में और दराज इंटरनेशनल लेवल पे हमारी 4 दराज मार्केट्स हैं। उन चारों में पहला और लीडिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। जारविस का बीटा लॉन्च हुआ था 20 जनवरी दिस ईयर 2021 में। बीटा लॉन्च में कुछ इश्यूज थे, कुछ यूजर्स फीडबैक हमें मिले। उसके बाद जो एक्चुअल वर्जन लाइव हुआ वो 14 फेब को हुआ था। कोर फीचर्स जो जारविस आपको ऑफर करता है उसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च, रैंकिंग, और इसके साथ क्रोम एक्सटेंशन का टूल है जो आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च को काफ़ी आसान बनाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग में और प्रोडक्ट रिसर्च में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। तो हम बारी बारी दोनों को देख लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है या सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं दराज के ऊपर। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है आपने। अब प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरियाज को हमने फॉलो करना होता है। इन क्राइटेरियाज पे अगर आपकी प्रोडक्ट वो फॉल नहीं कर रही तो उस आइडिया को रिजेक्ट कर दें। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हमारी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में अगर कोई हमारे पास कुछ इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट सॉल्व कर सकती है तो हम इस प्रोडक्ट को उठाते हैं। मोस्टली हम अवॉइड करते हैं लग्जरी आइटम्स को, जो हमें हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लग्जरीज के लिए ख़रीद लेते हैं। जिस तरह से ब्रांडेड वॉचेस हैं, ये हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं जो लग्जरीज में आती हैं। हम सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट है इसके लिए कस्टमर्स या इसकी ऑडियंस लार्ज होनी चाहिए। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ना चूज करें जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्हील कवर गाड़ी के बेचना चाहता हूं तो मैं व्हील कवर लैंड क्रूजर के व्हील कवर बेचना चाहता हूं अगर मैं दराज के ऊपर, तो मेरा ऑडियंस का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ वो ऑनर्स हैं जिनके पास लैंड क्रूजर है, तो सिर्फ वही मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो हम कभी भी ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करते
जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करती हो। हम हमेशा ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जो डेली हाउस होल्ड में इस्तेमाल होती हो, हर घर की जरूरत बन सकती हो, या जिसकी ऑडियंस काफी ज्यादा हो। थर्ड क्राइटेरिया यह है कि वो प्रोडक्ट स्मॉल होनी चाहिए और उसका वजन काफी लाइट होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप जितनी लाइट वेट और स्मॉल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, दैट्स बेटर फॉर यू। क्योंकि होता ही है कि जब आप प्रोडक्ट ऐसी चूज करते हैं जो हैवियर हो या जिसका वेट ज्यादा हो, तो इसमें काफी इश्यूज आते हैं प्रोडक्ट हैंडलिंग के भी, और इसके अलावा जो शिपमेंट, स्टोरेज, वेयर हाउसेज के चार्जेस वगैरह हैं आपके, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो इवेंचुअली आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। थर्ड हमारा नॉन ब्रेकिंग और नॉन इलेक्ट्रॉनिक। नॉन ब्रेकिंग मतलब हम कोई ग्लास आइटम्स चूज नहीं करते, ऐसी प्रोडक्ट जो हैंडलिंग में या शिपिंग के दौरान या हमारे वेयर हाउस में हैंडलिंग के दौरान वो डैमेज हो सकती हो, या कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता हो। तो हम ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करते, और ऐसी प्रोडक्ट भी चूज नहीं करते जिसमें मूवेबल पार्ट्स हों या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हों जो हमारी इस प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती हो ड्यूरिंग हैंडलिंग या शिपिंग। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये इस क्राइटेरिया को अवॉइड कर भी लेते हैं बिकॉज दे मेक श्योर कि उनकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो, उनके वेयर हाउस का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो, और वो जिस शिपिंग या कोरियर सर्विस के साथ वो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो इस मामले में। लेकिन ओवरऑल देखने में यह है कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर हम इस तरह की फ्रेजल आइटम्स को डील नहीं करते। और थर्ड हमारे पास है रिटेल स्कैसिटी, यानी वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बाहर शॉप्स पे या रिटेल मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करते जो बाहर दुकानों पे आम बिक रही हो और हम उसे दराज पर लिस्ट कर दें। कस्टमर्स या बायर्स हमेशा सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए रिटेल मार्केट पे जाते हैं या रिटेल शॉप पे जाते हैं। वो रिटेल शॉप पे जाएंगे, वहां से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर उन्हें वो प्रोडक्ट्स वहां से नहीं मिलती तो वो होलसेल मार्केट में जाएंगे। वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा दूर चले जाएं, कोई बड़ी मार्केट चले जाएं, वहां से प्रोडक्ट मिल जाए हमें। अगर वहां से भी नहीं मिलती तो थर्ड ऑप्शन ऑनलाइन है, और ऑनलाइन आने का मकसद उनका ये है कि उनको ये प्रोडक्ट कहीं से मिली नहीं। तो आप भी मेक श्योर करें कि ऐसी प्रोडक्ट चूज करें जो आपको मेक श्योर हो कि ये यहाँ या तो मेरी लोकल मार्केट में या होलसेल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो ऐसी नहीं है कि कस्टमर इजीली परचेज कर सकता है उसको। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ये हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हम इस प्रोडक्ट को चूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग का ये क्राइटेरिया है हमारे पास कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज या मेथड्स हैं कि हम कहाँ कहाँ से इस तरह की प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं। कॉमन हमारे पास मेथड्स जो अभी तक राइज हैं, जो सारे दराज सेलर्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, इन्वेस्टर्स वगैरह वो सब फॉलो कर रहे हैं, वो यही 3 है जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं हमें। उनमें सबसे पहला फ्लैश सेल का मेथड है। फ्लैश सेल का मेथड ये कहता है कि आप दराज के ऊपर फ्लैश सेल में चले जाएं, वहां पे आप फ्लैश सेल में जाके देखें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वहां पर लॉन्च हुई हैं या कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो फ्लैश सेल का पार्ट है। तो मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है कि फ्लैश सेल में वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग या बेस्ट सेलिंग होती हैं। ट्रू, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्लैश सेल में आइटम्स बहुत लिमिटेड होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्रोडक्ट्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं। हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स थाउजेंड्स में हैं, दराज सेलर्स थाउजेंड्स में हैं, तो वो सबके सब आते हैं और वो उन 40-50 प्रोडक्ट्स को देखते हैं और वहां से प्रोडक्ट का आइडिया गेट कर लेते हैं। अब इससे होता ही है कि वही प्रोडक्ट्स हर वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च कर रहा है, वही प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर मांग रहा है, तो उससे एक ही प्रोडक्ट की मार्केट में काफी ज्यादा सैचुरेशन आ जाती है। इस सैचुरेशन के आने की वजह से हमारा ये जो प्रोडक्ट हंटिंग और ओल्ड मेथड है प्रोडक्ट लॉन्च का, ये अब काफी ज्यादा मुश्किल का शिकार होता जा रहा है। कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस वॉर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं, और इवेंचुअली जो आउटकम है हमें दराज से मिलती है वो बहुत कम है। तो इस वजह से फ्लैश सेल का मेथड इनिशियली वर्क कर रहा था जब हमारे पास मार्केट में सैचुरेशन कम थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए फ्लैश सेल का मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट ये पहले था। तो अभी हम फ्लैश सेल को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से प्रोडक्ट आप भी चूज कर रहे हैं और थाउजेंड ऑफ अदर वर्चुअल असिस्टेंट्स वो भी वहीं से गेट कर रहे होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस खत्म हो जाती है। तो फ्लैश सेल से प्रोडक्ट हंट करने का या प्रोडक्ट का आइडिया लेने का मेथड, इसको अब ड्रॉप हो जाना चाहिए। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो सर्च मेथड है। सर्च मेथड में हम दराज के ऊपर जाते हैं और वहां पे कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग या स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई भी एक रैंडम सा वर्ड हम डाल देते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे पास लिस्ट होना शुरू हो जाती हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब उन रिजल्ट्स में से हम एक एक प्रोडक्ट को देखते हैं, इवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर लें, नहीं दूसरी लॉन्च कर लें।
ये मेथड इस हद तक इफेक्टिव ये है कि हर सर्च रिजल्ट में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो होती हैं, तो इसमें सेचुरेशन के चांसेस उस हद तक कम हो जाते हैं। जितनी सेचुरेशन फ्लैश सेल मेथड में है उतनी सेचुरेशन इस मेथड से नहीं आती। लेकिन अभी रिसेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि इस तरह के मेथड में दराज हमेशा दराज मॉल या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ही सर्च में टॉप पे लेके आता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जब आप ये मेथड यूज करते हैं तो आपके पास दराज मॉल की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं टॉप में। आइडिया लेने के लिए दराज मॉल की प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना बुरा नहीं है, आप दराज मॉल की प्रोडक्ट्स को भी गेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप दराज मॉल को दराज मॉल से ही compete करेंगे। आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे और उस ब्रांड के थ्रू आप दराज मॉल को compete करेंगे। एक नॉर्मल सेलर एफबीडी सॉरी नॉन दराज मॉल सेलर कभी भी दराज मॉल से एज सच compete नहीं कर सकता। वो इसलिए कि दराज मॉल को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, उसकी रैंकिंग हमेशा ऊपर होती है, और जो बायर ट्रस्ट है वो दराज मॉल के टैग पे बहुत ज्यादा होता है। अगर एक प्रोडक्ट दराज खुद बेच रहा है तो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरी प्रोडक्ट्स जो दूसरे लोग सेल कर रहे हैं। ये मेथड काफी इफेक्टिव है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इस सेंस में कि आपको तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, बार बार पेजेस को रिफ्रेश करना है, नेक्स्ट पेजेस पे जाना है, प्रोडक्ट्स को चूज करना है। अगर प्रोडक्ट समझ में आ गई तो उसकी रिसर्च या उसको वैल्यूएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे के सारे मेथड्स, और ये हिट एंड ट्राई है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली सर्च में आपको प्रोडक्ट मिल गई, हो भी सकता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको काफी डेज लग जाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग में। आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही होती कि मैं चूज क्या करूं या मैं कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। तो ये मेथड इफेक्टिव है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप दराज पे अपना क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते। आप दराज को ये नहीं कह सकते कि मुझे ये प्रोडक्ट दिखाएं जिस प्रोडक्ट की लास्ट 10 डेज में इतनी सेल्स हुई हैं, या मुझे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखा दें, या मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दें जिन जो लास्ट 6 मंथ्स में लॉन्च हुई हैं। तो दराज कभी भी आपको ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं करता, तो आप अपना क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। नॉर्मल सर्च के थ्रू आप जो मेथड, जो प्रोडक्ट गेट करते हैं वो काफी ज्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस करती हैं। तीसरा मेथड हमारे पास सोशल लिसनिंग का है। सोशल लिसनिंग हम कहते हैं कि हम अपनी फैमिली में, अपने आसपास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी डेली क्या प्रॉब्लम्स हैं, या डिस्कशंस के अंदर हमें क्या ऐसा आइडिया मिलता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं और कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो हम सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली डेंगू का सेशन चल रहा है, सीजन है, लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो हम आइडिया लेते हैं कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो एंटी मॉस्किटोज हों, मॉस्किटो ट्रैप्स हो गए, मॉस्किटो किलर्स हो गए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। रैट्स का घरों में प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि जनाब हम रैट किलर या रैट कैचर कुछ डिवाइसेस हम वो मंगवा लें और हम उसको लॉन्च करते हैं दराज के ऊपर और उसको प्रमोट करें, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के घरों के मसाइल हैं, किचन की प्रोडक्ट्स हैं। तो आप डेली बेसिस पे लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, डेली बेसिस पे आप उनसे जो बातचीत करते हैं, तो यू काइंड ऑफ गेटिंग सम आइडिया कि अच्छा इनको क्या इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है और मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं लॉन्च कर सकता हूँ। जब आप सोशल लिसनिंग से एक प्रोडक्ट को गेट करते हैं या प्रोडक्ट का आइडिया लेते हैं, तो उसमें आपको एक काफी ज्यादा सर्टेनिटी होती है, आपको यकीन होता है कि ये प्रोडक्ट वाकई ऐसी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसके अलावा आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी कॉमन है, और इसके अगेंस्ट मेरी ऑडियंस कितनी बड़ी है, मैं कितने ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ अगर मैं राइट स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग अपना लूँ। तो ये 3 मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम कॉमनली प्रोडक्ट को हंट करते हैं। इनमें से पहले 2 मेथड्स हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये सेचुरेशन और टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड मेथड सोशल लिसनिंग वाला काफी बेहतर है, लेकिन इसमें भी टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। आप कभी भी श्योर नहीं होते कि आपको इंस्टेंटली किसी प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा, या आप बाहर जाएं और ऑब्जर्व करें और फौरन से प्रोडक्ट आपको क्लिक कर जाए। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनमें से सिर्फ सोशल लिसनिंग वाला मेथड इस वक्त कुछ हद तक फेवरेबल है, इफेक्टिव है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी फिजिकल एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको बाहर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम इवेल्यूएशन के लिए पकड़ सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास सॉरी चौथा मेथड हमारे पास जो है वो जार्विस प्रोडक्ट जी डेटाबेस है। अ, सॉरी दिल भाई।
मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी अहमद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे। जी अहमद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी शो। जी दिल भाई। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ये दिल भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? ये आप कंटिन्यू करें अहमद भाई। ओके। सो हमने 3 कन्वेंशनल मेथड देखे कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। उसके बाद जो चौथा मेथड है जो जारविस के थ्रू है, उसमें हम जारविस की प्रोडक्ट डेटाबेस और क्रोम एक्सटेंशन को यूज करते हुए प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जारविस ओपन कर लेते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट डेटाबेस में मूव करते हैं और प्रोडक्ट डेटाबेस में हम देखते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो दराज से उठाकर रीकैटलॉग की गई हैं। हाँ, जारविस की डेटाबेस में रीकैटलॉग करने का मकसद ये है कि आप उन प्रोडक्ट्स को अपने क्राइटेरिया के मुताबिक हंट कर सकते हो। ये हमारे पास फिल्टर्स का सेट है। इस फिल्टर्स के सेट के थ्रू आप अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स अपनी डिजायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स शो की जाएं जो किचन की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और वो अभी लास्ट 6 मंथ्स पहले लॉन्च हुई हैं, तो मैक्सिमम एज उनकी 6 मंथ्स होनी चाहिए। तो ये एक मेरा क्राइटेरिया है जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आप अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे वो प्रोडक्ट शो करें जिनकी डेली यूनिट मैक्सिमम 5 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिल्टर सेट और इन क्राइटेरियाज को चूज करते हुए दराज की प्रोडक्ट्स को जारविस की डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं। तो जारविस आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक इन मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट्स या वो लिस्टिंग्स निकाल के दिखाएगा जो आपके इस क्राइटेरिया को मैच कर रही होंगी। तो जब ये प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती हैं, ये प्रोडक्ट्स यूनिक होती हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, इन पे रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास इन प्रोडक्ट्स का कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हमारे रिजल्ट्स में हमें शो हो रही हैं। आपको इंस्टेंटली इनके स्टैट्स पता चल जाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस लिस्टिंग की मंथली सेल्स अराउंड 130 यूनिट्स पर मंथ है। आप इसकी आसानी से हिस्ट्री देख सकते हैं। इस हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि इसका सेल्स पैटर्न क्या है, प्राइसिंग कितनी जल्दी चेंज हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं वो, रिव्यूज की वेलोसिटी क्या है, लोग क्वेश्चंस कितना पूछ रहे हैं इस पे, ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, क्या पैटर्न है, सेल्स का क्या हिस्ट्री ग्राफ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको टेबुलर व्यू में भी मिल जाती हैं। ये टेबुलर व्यू बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह से हम मैनुअल मेथड में शीट्स के थ्रू प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं। वहां पे भी हम इसी तरह से स्टॉक को ट्रैक करते हैं। प्राइसिंग, रिव्यूज और क्वेश्चंस को हम वहां पे ट्रैक नहीं करते। लेकिन ये 3 चीजें हमें ये बताती हैं कि इस प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का कितना इंटरेस्ट है ओवर द टाइम। जिस तरह से रिव्यूज हैं, हम देखते हैं कि रिव्यूज इंक्रीज करते हैं या नहीं करते। रिव्यूज इंक्रीज करने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा यूजफुल रही है कस्टमर्स के लिए और कस्टमर इसके बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, बुरा फीडबैक दे रहे हैं। क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअली कितनी डिमांड में है, लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चंस हमें इंटरेस्ट या डिमांड का एक फैक्टर शो करते हैं और स्टॉक हमें बेसिकली प्रोडक्ट की सेल्स का एक एस्टिमेट देता है कि ये प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंट इसकी डेली सेल्स हो रही हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं। जब आपको ये एक प्रोडक्ट को क्लिक कर जाते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च एक्चुअली ये होती है कि जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली हुई है,
आपको आइडिया हो गया कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करनी है, तो अब आप उस प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं कि आया ये प्रोडक्ट वाइबल है भी या नहीं, दराज पे मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस पे मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये मेरे लिए कितना अच्छा पोटेंशियल लगती है एज अ दराज सेलर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम चेक करते हैं उस प्रोडक्ट के, और अपने क्राइटेरिया पे इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए वाइबल है या नहीं है। उनमें सबसे पहला सेल्स वेलोसिटी है। हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट की डेली एवरेज सेल्स कितनी है। प्रोडक्ट रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल्स वेलोसिटी का होता है। अगर एक प्रोडक्ट की सेल्स नहीं है दराज के ऊपर, इट मीन्स वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस दे रही है दराज पे, तो आप उस प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट सीजनल है या थ्रू आउट द ईयर चलती है। जैसे अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लें जो सिर्फ गर्मियों में काम करती है, जिस तरह से वाटर बॉटल्स हैं, सिर्फ गर्मियों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं चूज कर रहे जो सीजनल है, जो फ्यू मंथ्स के लिए दराज पे या ऑनलाइन मार्केट में उसकी डिमांड और उसके बाद सारा साल वो प्रोडक्ट डिमांड में ना रहे। तो मेक श्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट सीजनल ना हो। या कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे 14 अगस्त गुजरा तो हमें झंडियों की और इस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ गई। अभी 12 रबीउल अव्वल है तो लाइट्स और डेकोरेशन का जो सामान है उसकी डिमांड है। लेकिन ये सेल सिर्फ आपको टेम्परेरी मिलेंगी, थ्रू आउट द ईयर ये प्रोडक्ट आपको वो सेल्स नहीं दे सकती जो सिर्फ उस फेस्टिवल में मिल सकती है। तो हम नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में। इसके लिए हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स ओपन करते हैं डिफरेंट, और उनके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट में और इसकी प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा क्वेश्चंस में जो सबसे बेहतर चीज हमें पता चलती है वो ये है कि कस्टमर्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं या इस प्रोडक्ट में वो क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास कंपाइल कर सकते हैं, और अपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप, तो वो सारे के सारे यूजर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी लिस्टिंग में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की डिटेल में, ताकि जो बायर आपकी लिस्टिंग पे आए उसे ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस का आंसर मिले और उसे लगे कि यही प्रोडक्ट है मेरे लिए और वो प्रोडक्ट बाय कर ले। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो वेरिएशंस का। हम ऐसी प्रोडक्ट हमेशा अवॉइड करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट्स हैं, शर्ट्स के बहुत ज्यादा साइजेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कलर्स हो सकते हैं, बेडशीट्स हैं, क्लोथिंग के आइटम्स हैं, फैशन एसेसरीज हैं, मोबाइल कवर्स हैं। ये वो वाली आइटम्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं कलर्स में, साइजेस में, डायमेंशंस में। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड ही करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि ये हमारे लॉन्च बजट को इफेक्ट करती है। अगर हमें एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मंगवानी है, हम उसके 300 यूनिट्स मंगवाना चाह रहे हैं, तो हमें तमाम के तमाम वेरिएशन मंगवानी पड़ती हैं। इससे हमारा लॉन्च बजट काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा अगर वो प्रोडक्ट की एक वेरिएशन ज्यादा सेल हो रही है, तो जो बाकी आइटम्स आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हैं वो आपके लिए बर्डन बन जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन होगा आप पे, तो आप उसे वो सेल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम वो वाली प्रोडक्ट्स हमेशा अवॉइड करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो। एक या दो वेरिएशंस अंडरस्टैंडेबल है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लॉन्च भी कर देते हैं, लेकिन जो ज्यादा वेरिएशंस हैं या ज्यादा साइजेस हैं हम हमेशा ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं। और लास्ट फैक्टर हमारा प्रॉफिट मार्जिन का है। हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट के थ्रू हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले। दराज हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट अपना कमीशन चार्ज करता है, डिफरेंट टैक्सेस उस पर अप्लाई होते हैं, शिपिंग चार्जेस वगैरह अप्लाई होते हैं। तो ये सारी कॉस्ट निकालने के बाद हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का पर पीस हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है तो ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि इतनी ज्यादा एफर्ट जब हम पुट करते हैं और वहां से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो, तो ऐसी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी या इसको सेल करने का फायदा नहीं है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई मिल रहा होता है या जो हमें एक्सेप्टेबल हो। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम जार्विस का ट्रैकर ग्रुप और प्रोडक्ट की हिस्ट्री, जो जैसे अभी हमने देखी, हम इसको यूज करते हैं। दोबारा जार्विस पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ट्रैकर की का एक फीचर मौजूद है। उससे सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। हम हिस्ट्री को देखते हुए एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। उसके हम डिफरेंट फैक्टर्स और पैरामीटर्स को यहाँ से जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट की सेल्स, डिमांड, इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ कैसा है। इसके अलावा हम प्रोडक्ट ट्रैकर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट यूबी क्यूब्स है, ये मुझे क्लिक कर गई कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट के जो टॉप सेलर्स हैं या टॉप कंपिटिटर्स हैं मेरे, मैं उन सबको अपने इस ट्रैकर ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद अब जो जार्विस है मेरे लिए इन तमाम सेलर्स को ट्रैक करेगा और इनकी हिस्ट्री कंपाइल करके मुझे देगा।
ये ओवरऑल स्टैट्स हमारे पास इन तमाम सेलर्स के मौजूद हैं कि एवरेज यूनिट्स ये तमाम सेलर मिलके 28 यूनिट्स ऑलमोस्ट पर मंथ सेल कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट डेली का एक ऑर्डर आता है इनके पास, इन तमाम सेलर्स का अगर एवरेज निकाला जाए। और पर मंथ रेवेन्यू मेरे पास 11,000 रुपीज आता है। दराज हमसे 87 रुपीज पर यूनिट चार्ज करता है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 109 रुपए पर पीस बचता है। इसके बाद हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं हर सेलर को, तो हम देखते हैं कि जो टॉप सेलर्स हैं, अच्छे सेलर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स पर मंथ बेच रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सेल्स बिल्कुल नहीं है। यहां से हम आसानी से प्रोडक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का ओवरऑल पोटेंशियल क्या है। आप यहाँ पर टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 सेलर्स को ऐड कर सकते हैं और उनकी हिस्ट्री आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, और उनके उस प्रोडक्ट के बारे में इवेल्युएशन इन स्टैट्स के थ्रू कर सकते हैं। इन स्टैट्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए वायबल है या नहीं है, या ये मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। तो आप आसानी से ट्रैकर ग्रुप में अपने कंपिटिटर्स को ऐड करें, और उन कंपिटिटर्स के थ्रू ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन और ये ट्यूटोरियल्स जारविस के अपने यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं। अगर आप डिटेल से हर फीचर को देखना चाहें तो आप वहां पर चैनल विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब प्रोडक्ट हंट होगी। हमने प्रोडक्ट डिसाइड भी कर ली, उसको एवेल्युएट भी कर लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो जी क्या अब हम लॉन्च कर दें और इंस्टेंटली हम ओवरनाइट मिलीनियर बन जाएंगे? इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोडक्ट हंटिंग ये एक इस पूरे प्रोसेस का समझ लें 30% है। जब आपने प्रोडक्ट को चूज कर लिया है और उसको एवेल्युएट कर लिया है, इसके बाद लॉन्च और उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी ही मेन चीज है जो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में, इसके प्रॉफिट के बारे में बताएगी। और मेक श्योर करें अभी तक आपने जितनी रिसर्च की है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट को हंट किया है या उस पर रिसर्च किया है, ये डेटा आपका अपना पर्सनल है, ये आपकी एफर्ट है डेज की, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस डेटा को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें। इवन कैटेगरीज भी शो ना करें किसी को, इवन प्रोडक्ट के हिंट्स भी ना दें किसी को जिससे आप प्रोडक्ट की वैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जारविस में बिल्ट इन फीचर है जहां पे हम स्टैट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास जब ये स्टैट्स आते हैं, इन स्टैट्स में कहीं पे भी इस प्रोडक्ट के बारे में कोई हिंट नहीं है। तो जब आप ये स्टैट्स किसी के साथ शेयर करते हैं और उससे इस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेते हैं, तो वो आसानी से इन स्टैट्स को देखते हुए बता सकता है कि ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं। हम कभी भी प्रोडक्ट का हिंट शेयर नहीं करते, या प्रोडक्ट की कैटेगरी या उसकी नीश शेयर नहीं करते। इससे होता यह है कि आपकी एफर्ट आसानी से कोई चुरा सकता है और उस एफर्ट को आसानी से लॉन्च कर सकता है। तो आपके लिए वो एक नया कंपटीटर विदाउट एनी एफर्ट बन जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी के साथ भी प्रोडक्ट के स्टैट्स शेयर ना करें। अगर आपने शेयर करने ही हैं तो इस तरह से जारविस से स्टैट्स डाउनलोड कर लें। ये स्टैट्स इनफ है प्रोडक्ट के पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने के बारे में। हमेशा प्रोडक्ट लॉन्च के बाद जो मेन काम हमने करना होता है वो उसकी रैंकिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है। हम आज की वीडियो में आपको ये नहीं दिखाएंगे कि दराज पे अकाउंट कैसे बनता है, ये दराज पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। अदील भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दराज की ट्रेनिंग में, आप उनसे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो A to Z आपको ये सारे के सारे कोर्सेज सवाल है। जी जी शो। क्वेश्चन ये है कि दराज और जारविस के लिहाज से कि प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है, हम लोग हमेशा वो प्रोडक्ट क्यों रिसर्च करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होती है या स्टोरेज सेविंग, मतलब कि जो जगह बचाती है आपकी। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे ही पूछते हैं, मैं ट्रेनर हूँ, मेंटोर हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है मैं जारविस इसमें आपकी क्या मदद करता है? अच्छे प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करके दे सकता है आपको जारविस? ये थोड़ा सा जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। दराज के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स देखते हैं। काफी सारे लोग काफी सारी टाइप की प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट का आइडिया बेसिकली ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हमेशा वो प्रोडक्ट होती हैं जिनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी, अगर हम आजकल देखें तो डेंगू का एक सीजन है और मॉस्किटोज का मसला आता है सर्दियों में, इन सीजन्स में। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। अगर आप इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होगी।
बजाय इसके कि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लें जो लग्जरीज में आ रही हो या यूटेंसिल्स में आ रही हो, आप ऐसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो उसकी ऑडियंस बहुत कम होगी, उसकी सेल्स वेलोसिटी बहुत कम होगी, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के राइट बायर्स को टारगेट करने में। हम हमेशा एक जेनेरिक प्रोडक्ट चूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट चूज करते हैं, ताकि उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी हो, उसकी रैंकिंग के ऊपर या उसकी प्रमोशन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस या इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमेशा इसीलिए बेनिफिशियल होती है कि वो आसानी से कस्टमर्स को क्लिक कर जाती है कि ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है और मैं इसका सोल्यूशन चाहता हूँ, तो वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। लग्जरीज में जैसे मैंने एग्जांपल दी, ब्रांडेड वॉचेस अगर आप सेल करना शुरू कर दें तो वो कुछ देखेंगे, उन्हें वो चीज अच्छी लगेगी, लेकिन समहाउ वो उसे बाय करने के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मेरे बजट में है नहीं है, मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो लेंगे जी अभी शादी का सीजन आ रहा है तो मुझे ले लेनी चाहिए, उसके बाद सीजन आउट हो जाएगा तो वो कहेंगे जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमेशा क्लिक करती है कस्टमर्स को, और हमेशा ही कस्टमर उसे बाय करता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसको काफी ज्यादा बैक ऑफ द माइंड इरिटेट कर रही होती है। तो हम हमेशा इसी वजह से फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को ही उठाया जाए, जो आपको डेली लाइफ के अंदर हेल्प आउट कर सकती हो, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपकी स्टोरेज सेविंग में या किसी और तरीके से। तो वो कस्टमर्स को उस पर कन्विंस करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, आप आसानी से कस्टमर्स को क्लिक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है। दूसरी प्रोडक्ट्स में हमें समहाउ यूजर को कन्विंस करना काफी मुश्किल है, मार्केटिंग बजट बहुत हाई रखना पड़ता है हमें, और प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें हम कस्टमर्स को ये कन्विंस करेंगे ये प्रोडक्ट बाय कर ले हमसे। तो इस वजह से हम मेनली फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। जी दिल भाई। बिल्कुल, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक है। अब जो हम लोग जारवस पे एक बड़ा ही मेन जो हमारे पास जो है टूल है, जिसे हम कीवर्ड कीडब्ल्यू रिसर्च कहा जाता है। उस कीवर्ड रिसर्च का बेसिकली फंक्शन क्या है? हम कैसे एक अच्छा कीवर्ड वहाँ से मतलब उसकी क्राइटेरिया क्या होगा कि उसको हम निकाल सकें? उसकी लिस्टिंग कितनी हो, एवरेज सेलर्स कितने हों या फिर रेटिंग कितनी हो? उस कीवर्ड रिसर्च को हम कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं एक अच्छे कीवर्ड को, जिस पे हमने रैंक करवाना है अपने प्रोडक्ट्स को? तो वो एक कीवर्ड रिसर्च का जो टूल है आपका, बहुत बेहतरीन टूल है। उसके बारे में स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को गाइड करें। जी जी श्योर, मैं अभी उसी रैंकिंग वाली साइट पे ही आ रहा हूँ कि अभी हमने प्रोडक्ट तो हंट कर ली और उस पर रिसर्च भी कर ली, हमें लगा कि ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च कर देनी चाहिए और इसे सेल करना चाहिए। तो अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने लिस्टिंग क्रिएशन करनी है, उसके लिए जो मेन चीज पे आपको फोकस करना है वो अपनी रैंकिंग है और सेल्स की स्ट्रेटेजी है। अच्छा, सबसे पहले लोग हमसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जी कि दराज एक्चुअली प्रोडक्ट को रैंक कैसे करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे मेरी प्रोडक्ट टॉप पोजीशन पे या फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो सकती है। तो इसके लिए डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट आंसर्स हैं लोगों के, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन जो एक सबसे जेनेरिक फैक्टर है जिसको आपको अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए वो ये है कि रैंकिंग हमेशा हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स की होती है जिन पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा परफॉर्म हो रही होती है, यानी वो वाली प्रोडक्ट्स जिन पे डेली बेसिस पे कस्टमर्स या बायर्स कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो दराज का रैंकिंग एल्गोरिदम ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज करता है जो इस वक्त सेलर्स की नजर में एक्टिव है या बायर कम्युनिटी में इस वक्त एक्टिव है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हमेशा टॉप पे रखा जाता है, ऐसी प्रोडक्ट्स को हमेशा ऊपर लेके आया जाता है। ऐसी लिस्टिंग्स जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा, बायर्स नहीं आ रहे या उस पर कोई एक्टिविटी एज सच नहीं हो रही, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमेशा रैंकिंग में नीचे रहती हैं। तो एक्टिविटीज किस किस टाइप की होती हैं किसी लिस्टिंग के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी होती है कि उस लिस्टिंग के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं या कितने विजिटर्स आ रहे हैं। किसी एक यूजर का आपकी लिस्टिंग को विजिट करना भी एक एक्टिविटी है। दराज इसको मॉनिटर करता है और देखता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। दूसरी मेन एक्टिविटी है सेल्स वेलोसिटी की, ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा सेल हो रही है, यानी कितने यूजर्स इसको एक सर्टेन टाइम स्पेन में बाय कर रहे हैं। लास्ट वीक में कितनी दफा ये प्रोडक्ट बाय की गई, कितने ऑर्डर्स है इस प्रोडक्ट के। तीसरी रिव्यूज हैं कि कस्टमर इसके बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं, कितने ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, रिव्यूज वेलोसिटी भी कंसिडर की जाती है। और लास्ट वन है हमारे पास बायर का इंटरेस्ट, कि कितने ज्यादा कस्टमर्स इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इंटरेस्ट शो करने का मतलब ये है कि वो आते हैं लिस्टिंग के ऊपर, उसको कार्ट में ऐड कर लेते हैं, विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं या उस पर कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
तो हमेशा बायर जब आपकी लिस्टिंग पे आता है और इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये एक्टिविटी दराज के लेवल पे मॉनिटर होती है, और जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप किसी लिस्टिंग पे करते हैं उतना ही ज्यादा दराज की रैंकिंग की नजर में वो प्रोडक्ट अच्छी होती जाती है, और दराज उसको हमेशा टॉप पे रैंक करना शुरू कर देता है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो जब आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है तो मेक श्योर करें कि इन एरियाज के ऊपर काम करें कि आपके इस लिस्टिंग के ऊपर एक्टिविटीज जनरेट होना शुरू हो जाए। ये एक्टिविटीज आपने किस तरह से जनरेट करनी है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो रैंकिंग स्ट्रेटेजी में हमारे पास बेसिक ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला फेज है हमारा कीवर्ड रिसर्च का। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, चूज कर ली, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी की फ्रेजेस हैं जिनकी बेस पे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमारे पास दराज में हमारे पास जारविस में कीवर्ड रिसर्च का फीचर मौजूद है, वो अभी हम उसको ओपन करते हैं और देखते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन का। जो हमने कीवर्ड निकाले हैं अब उन कीवर्ड्स को हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड करवाना है। इसको हम कहते हैं लिस्टिंग की SEO करना, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को या अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। इसके लिए हम अगर YouTube के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स देख लें SEO के हवाले से तो काफी हद तक हमें खुद भी आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह से SEO कर सकते हैं, कीवर्ड स्पैमिंग से बच सकते हैं और किस तरह से की फ्रेजेस को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ चीजें मुश्किल लग रही हैं तो आप किसी SEO एक्सपर्ट को अपने कीवर्ड्स देते हैं और आपसे कहते हैं कि मेरी लिस्टिंग के लिए कंटेंट क्रिएट कर दो, तो वो आपकी लिस्टिंग के लिए आपको उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कंटेंट क्रिएट कर देता है। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन में, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास और काफी फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हमें आइडिया होता है कि हमारी लिस्टिंग इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कस्टमर्स के लिए और दराज के लिए भी। तीसरा स्टेप, जब आपकी लिस्टिंग्स वगैरह भी रेडी हो जाती हैं उसके बाद आप गिव अवेज करना शुरू करते हैं। उसके बाद आप इनिशियल सेल्स वेलोसिटी लेना चाहते हैं, आप रिव्यूज लेना चाहते हैं, तो उस सेक्शन में एक्टिविटी के लिए आपको कुछ गिव अवेज करना पड़ते हैं, तो आप उस साइड पे काम करते हैं। जब आपके पास इनिशियल सेल्स वेलोसिटी आना शुरू हो जाती है, रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, हमेशा लास्ट पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाते हैं या एक्सटर्नल ट्रैफिक की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो पहले ही स्टेप के बाद लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और साथ ही फेसबुक पे ऐड चला देते हैं। इस तरह करने से कभी भी आपके पास कन्वर्जन रेट हाई नहीं होता। लोग डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट पे लैंड करेंगे, आएंगे, लेकिन वो कभी भी आपसे बाय नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी कि मैंने लिस्टिंग क्रिएट की, फेसबुक पे ऐड भी चला दिया, ट्रैफिक भी बहुत आ रही है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो पैसे सारे मेरे जाया हो रहे हैं। तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक या फेसबुक पे ऐड ये सबसे लास्ट स्टेप है आपका। आपने सबसे पहले अपनी लिस्टिंग पे रिसर्च करनी है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और कुछ इनिशियल रिव्यूज या सेल्स वेलोसिटी आपने जनरेट करनी है ताकि जो बायर आपकी लिस्टिंग पे ऐड लैंड करे आके उसे एक लेजिटिमेट लिस्टिंग मिले, उसे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले जो उसको चाहिए एक प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने के लिए। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक हम हमेशा लास्ट पे रखते हैं। अच्छा जी, आते हैं कीवर्ड रिसर्च की जानिब। कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं? आप दराज पे किसी एक प्रोडक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप जारविस के डैशबोर्ड में गए, आपने ये प्रोडक्ट चूज कर ली। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं या मैं किस तरह से इसके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को ओपन कर लें, जारविस आपको वो सारी की फ्रेजेस या वो सजेशंस दे देगा कि किन जेनेरिक कीवर्ड्स के ऊपर ये प्रोडक्ट रैंक हो सकती है। तो सबसे पहला हमारे पास कीवर्ड है वॉरियर्स रूबिक क्यूब या रूबिक्स क्यूब, पजल टॉयज, एजुकेशनल टॉय। ये वो सारी की सारी की फ्रेजेस हैं जिनकी बेस पे आप इस प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। अब इन सारे के सारे की फ्रेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी कि इनमें से बेस्ट की फ्रेज कौन सी है, ये कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको मैं अपनी लिस्टिंग में ऐड करूं तो मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे, या सबसे ज्यादा सर्च होने वाला इनमें से कीवर्ड कौन सा। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च से हटके जारविस आपको ये भी बताता है कि इस वक्त इस लिस्टिंग को या इस प्रोडक्ट को कितने और यूजर्स ट्रैक कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि इस वक्त आप कितने ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपटीशन मार्केट में, कि लोग कितने ज्यादा और वर्चुअल असिस्टेंट्स या इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीवर्ड ये वाला उठा लेता हूं और मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद हमारा कीवर्ड रिसर्च का जो फीचर है, इस फीचर में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है इस एक जेनेरिक कीवर्ड के अगेंस्ट। इसे हम जेनेरिक कीवर्ड कहते हैं।
रूबिक्स क्यूब आपको आपकी लिस्टिंग के बारे में या आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रूबिक्स क्यूब है। उसका कलर, उसका साइज, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मॉडल, उसका ब्रांड, ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के बगैर जो सिर्फ प्रोडक्ट का नेम या जेनेरिक ब्रांड आपको शो कर रहा है, उसे हम मेन कीवर्ड कहते हैं। तो इस वक्त रूबिक्स क्यूब हमारे पास मेन कीवर्ड है। जब भी कस्टमर आएगा दराज के ऊपर, तो वो हमेशा इसी तरह का कीवर्ड सर्च करेगा। वो कभी भी अनलेस के वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमिलियर हो या ब्रांड डोमिनेंट हो, वो कभी भी ब्रांड वाइज प्रोडक्ट सर्च नहीं करते। तो जब आप दराज कीवर्ड जार्विस के कीवर्ड रिसर्च में आप इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती। इसमें सबसे पहली वाली इंफॉर्मेशन ये इंटरेस्ट है हमारे पास। ये सारे का सारा डेटा हमारे पास गूगल से आता है। ये वही डेटा है जो आप गूगल के इंटरेस्ट में या गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाके देखते हैं कि ओवर द टाइम लोगों का इस पे कितना इंटरेस्ट है। हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर तक की होती है जो हम गूगल से फेच करते हैं। तो ये आपको ओवर द टाइम इंटरेस्ट शो कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, यानी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड एक टाइम पे बिल्कुल फ्लॉप था और एक टाइम पे बिल्कुल बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसी प्रोडक्ट सीजनल होती हैं। लेकिन ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ओवर द टाइम कुछ स्पाइक्स आती हैं इस इंटरेस्ट में, उसके बाद ये डाउन हो जाती है। तो मतलब रेगुलरली चलने वाली ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये नीचे जो आपको सारी की सारी कीवर्ड सजेशंस शो हो रही हैं, ये दराज से हासिल की जाती हैं। दराज से कीवर्ड सजेशन हासिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप दराज की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पे अपने इस कीवर्ड को सिलेक्ट करें या सर्च कर लें सर्च बार में। जब वहां पे आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो दराज आपको इटसेल्फ कुछ सजेशंस देता है। ये वो वाली सजेशंस हैं जो आपको ये बताती हैं कि और कितने लोग या बायर्स किस किस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो मैं अगर रूबिक्स क्यूब सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो दराज उसके बारे में मुझे सिर्फ ये 3 सजेशंस दे रहा है। इसका मतलब है कि जो मेन जेनेरिक कीवर्ड है मेरा, उस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे ये वाली सजेशंस मिलनी है, उसके रिलेटिव कीवर्ड्स ये हैं। अगर मैं चेंज कर देता हूँ कीवर्ड को थोड़ा सा, तो मेरे पास ये सारी की सारी सजेशंस हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर्स इन सारी के सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे सजेशंस आपने ये नोट करना है कि ये आप ही की प्रोडक्ट के बारे में है, ये कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी है। जिस तरह से मैं रूबिक क्यूब 3x3 वाला सेल करना चाहता हूँ, इसमें 2x2 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, मैग्नेटिक भी हैं, नॉन मैग्नेटिक भी हैं, स्टिकरलेस भी हैं। तो आपने देखना है कि आप कौन सी वेरिएशन को सेल करना चाह रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट एक्चुअली कौन से वेरिएशन में आती है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड की सजेशंस मिल रही है कि आप इन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जार्विस क्या करता है, जार्विस आपको इसके साथ साथ एडिशनल स्टैट्स भी बताता है। जार्विस आपको बताता है कि जो आपका मेन कीवर्ड है, उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट इतने सेलर्स हैं, एवरेज प्राइस, रेटिंग्स और एवरेज सेल्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट होती हैं, वो ऑलमोस्ट इतनी 23 से 25 यूनिट सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल होते हैं। इसके अलावा अगर 3x3 वाला आप कीवर्ड चूज करेंगे, तो उस पे सेलर्स टोटल इतने हैं, ये आपको कंपटीशन शो करता है इस कीवर्ड के अगेंस्ट और इसकी सेल्स शो करता है। तो आप इन सारी कीवर्ड सजेशंस में से जो कीवर्ड सजेशंस आपको सूट करती हैं कि ये वाली की सारी डिस्क्रिप्शन मेरी प्रोडक्ट पे फिट बैठती है, आप यहाँ से वो प्रोडक्ट चूज करते हैं, सॉरी यहाँ से वो कीवर्ड चूज करते हैं और उसे अपनी लिस्टिंग में ऐड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से कीवर्ड कॉपी करने के बाद आप उनके स्टैट्स देखते हैं कि मुझे यहाँ से कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, जिनकी सेल्स बहुत अच्छी है और जिन पे कंपटीशन बहुत कम है। मेन कीवर्ड तो आप हमेशा डालेंगे और उस पर कंपटीशन हमेशा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दराज आपके इस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट वो सारे के सारे नॉन रिलेटिव प्रोडक्ट्स भी फेच करने की कोशिश करता है, जिसमें ये रूबिक्स क्यूब का वर्ड आता है। मतलब वो 5x5 वाला भी सर्च करेगा, 8 वाला भी सर्च करेगा। तो जेनेरिक कीवर्ड्स के अगेंस्ट कंपटीशन हमेशा ज्यादा होता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स की तरफ फोकस करना है और ये देखना है कि दराज मॉल वाले सेलर्स कितने हैं। जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको दराज मॉल के सेलर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हो, इसका मतलब कि आपके लिए कम्पीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड डोमिनेटेड है वो प्रोडक्ट, और जब कस्टमर्स आएंगे तो वो हमेशा ब्रांड से ही बाय करेंगे। तो आपने वो वाली प्रोडक्ट या वो वाले कीवर्ड्स इसमें से चूज करने हैं जिसपे आपको लगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है लेकिन सेल्स काफी ज्यादा हाई है और कंपटीशन कम है, मुझे दराज मॉल के साथ कंपीट नहीं करना पड़ रहा। आप देखते हैं कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कोई भी एफबीडी नहीं है, इसका मतलब तमाम के तमाम सेलर्स जो हैं इनके साथ कंपीट करना आपके लिए बहुत आसान है। तो इस कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप आसानी से अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड के लिए भी मेन क्राइटेरियाज हमारे पास 3 हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि आपने वो वाले सारे के सारे कीवर्ड चूज करने हैं जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया जा रहा है।
ये काम आप दराज के कीवर्ड रिसर्च टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये काम आप गूगल के कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये काम आप गूगल के ट्रेंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने सारे के सारे मेन कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने उस कीवर्ड का ट्रेंड देख लेना। ट्रेंड का मतलब आपने ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये ग्राफ आपको ये बताएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, यानी लोगों का इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो एक टाइम पे बढ़ जाता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है, मतलब ये सीजनल नहीं है या ये प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं हो रही है, इसी तरह से चलता रहेगा। सेल्स में स्पाइक्स भी आएंगी, कुछ डाउन टाइम भी आएगा, फिर स्पाइक्स आएंगी, फिर डाउन टाइम आएगा, तो ऐसा इस घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वो वाली प्रोडक्ट्स जिनका ट्रेंड ओवर द टाइम डिक्रीज कर रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए। यानी पहले तो उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट था लोगों का, अब ऐसा 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 लोग उसे ड्रॉप करते जा रहे हैं, तो आपने कभी भी ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी। ऐसी प्रोडक्ट जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो, इसका मतलब आप कंपटीशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी प्रोडक्ट को चूज कर रहे होंगे और बेचने की कोशिश कर रहे होंगे। और थर्ड चीज, हमने सेल्स वॉल्यूम देखना है। आपने कीवर्ड सजेशंस जो दराज की निकाली हैं जारविस में, आपने इनके अगेंस्ट सेल्स वॉल्यूम देखना है और इनमें से बेस्ट सेलिंग कीवर्ड्स को उठाना है और उनको अपनी लिस्टिंग में ऐड करने की कोशिश करनी है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे जिनके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स मैंने एक्चुअली डालने हैं अपने लिस्टिंग के अंदर। कीवर्ड्स आपके पास आ गए, अब उसके बाद अगला काम है अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को अपने बायर्स के लिए और दराज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दें। आपने सिर्फ और सिर्फ बायर्स के लिए काम नहीं करना, आपने दराज के सर्च एल्गोरिदम के लिए भी काम करना है कि वो भी आपकी प्रोडक्ट को एक अच्छी प्रोडक्ट की नजर से देखें। उनमें सबसे पहला काम है आपने कीवर्ड और की फ्रेजेस से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आप खुद एसईओ अगर कर सकते हैं तो आप कर लें। यूट्यूब पे काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इसके बारे में। अगर आप किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं, आप उसको हायर करें, उसे अपने कीवर्ड्स की लिस्ट दें, वो आपके लिए एक कंटेंट क्रिएट कर देगा आपकी लिस्टिंग का। तो आपने सबसे पहले तो अपनी लिस्टिंग को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसमें वो कीवर्ड्स और की फ्रेजेस वो सारी की सारी डालनी है, और एक इस तरीके से डालनी है कि कीवर्ड स्पैमिंग ना हो, यानी वो कीवर्ड्स बार बार रिपीट ना हो रहे हो और ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस हैं। प्रोडक्ट इमेजेस वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोडक्ट की सेल्स में। अगर आपने अच्छे इमेजेस लगाए हैं जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन, डायमेंशंस, यूजेज, ये सारी के सारे रियलिस्टिक तौर पे आपने शो किए हुए इमेजेस के अंदर, तो बायर्स का ट्रस्ट आपकी लिस्टिंग पे बढ़ जाता है, वो आपकी उस प्रोडक्ट को बाय करने की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है। अगर आपने कोई फोटोशॉप इमेज यूज किए हुए हैं या अनरियलिस्टिक इमेजेस हैं, जिस तरह से हम कार्टूनिक या ड्रॉन या स्केच किस्म के इमेजेस शो करते हैं, या कुछ ब्लर इमेजेस हैं जो सही से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या रीडिंग्स को शो नहीं कर रहे, तो इस तरह के इमेजेस हमेशा बायर को भगा देते हैं आपकी लिस्टिंग से, तो बायर कभी भी आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तीसरा काम आपके रिव्यूज का है, जो हमने पहले बताया कि आपने इनिशियल रिव्यूज गेन करने हैं गिवअवेज के थ्रू, ताकि आपकी रिव्यूज वेलोसिटी या सेल्स वेलोसिटी बिल्ड हो सके। जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कस्टमर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आप हमेशा रिव्यूज को चेक करते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज नहीं है तो बायर्स कभी भी आपकी लिस्टिंग से वो चीज़ बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिलेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, या ऑलरेडी अगर किसी ने परचेज की है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल रिव्यूज गेन करने हैं। उसके लिए आप डिफरेंट जो हमारे मेथड्स हैं गिव अवेज के, उसके वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो वाहिद सेक्शन है, वो ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट होंगे यहाँ पे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देगी, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ना शुरू कर देगा। आपने आपने जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आपने इस तरह से उसको डिजाइन करना है कि आप कस्टमर्स को फीचर्स नहीं सेल कर रहे, आप कस्टमर्स को बेनिफिट सेल कर रहे हैं। मतलब आपने कस्टमर्स को ये बताना है कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप इसे बाय कर लें। आपने उसे ये नहीं बताना है कि ये मैं अगर कैमरा आपको सेल कर रहा हूं तो इसमें इतने इतने mm का लेंस है और इतने mm इतनी ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी है और सब कुछ। आपने उसे ये बताना है कि इससे फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा बैटरी टाइम मिलेगा, आपकी इवेंट्स को कवर करना बहुत आसान हो जाएगा, आप माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं इसके साथ।
तो इस तरह के जब आप बेनिफिट्स बताना शुरू करते हैं तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स नॉन टेक्निकल होते हैं, उसको इतनी ज्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती, तो आपने हमेशा उन्हें बेनिफिट्स सेल करने हैं। इसके अलावा आपने लिमिटेशंस भी बतानी है कि ये प्रोडक्ट इन इन सिनेरियोज में नहीं चलेगी, या इन इन सिनेरियोज में आप इस प्रोडक्ट को काम नहीं कर सकते। आपने अगर कोई यूपीएस सेल कर रहे हैं तो बताएं कि ये 24 वोल्ट वाला है, ये 12 वोल्ट वाला है, ये 24 वोल्ट के साथ नहीं चलेगा। तो इस तरह से जब आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी लिमिटेशंस हैं, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आप यही समझ लें कि आप दुकानदार हैं और एक कस्टमर आपकी दुकान पे आ गया, तो आपने जब उसे एक प्रोडक्ट दिखानी है तो आप उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसका साइज, उसका यूज, कि आपने किस तरह से इसको यूज करना है, आप इसकी डायमेंशंस क्या हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी या ये प्रोडक्ट वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालनी है। तो बायर जब आपकी लिस्टिंग पे आएगा तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे उस पर्पज के लिए है भी या नहीं, जिस पर्पज के लिए मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी लिस्टिंग पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे चैट में आ जाएगा। बायर्स हमेशा तब आते हैं जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ कंफ्यूजन मिलती है। अगर वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो बायर कभी भी आपके पास चैट में भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश ये करें कि बायर आपके पास चैट में आए ही ना, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे ही मिल जाए, वो वहीं से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन हासिल करे और उसे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही है और मैंने ही इसे बाय करना है, ये मेरी जरूरतें पूरी कर रही है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सबसे की फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने का। सेल्स वेलोसिटी हासिल करने के लिए 3 मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, गिव अवेज हैं, वीवीआरओस हैं, टीवीवीआरओस हैं। ये अब एक्चुअली होते क्या है, गिव अवे में होता ही है कि आप इनिशियली अपनी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देते हैं अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, या आप उन्हें प्राइस रिफंड कर देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं दराज के ऊपर। तो दराज के लिए वो एक ऑर्डर है और उस पर एक रिव्यू है। वीवीआरओ इन अ सेंस, इसमें हम एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करते हैं जिन्हें हम आम जुबान में जेनीज कहते हैं। आप उन्हें प्रोडक्ट सेंड करते हैं, उनकी प्राइस रिफंड कर देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि जी ये वाले रिव्यूज आपने मुझे देने हैं। तो वो आपकी प्रोडक्ट पे वही रट्टे रटाए रिव्यूज देना शुरू कर देते हैं। टीवीवीआरओस में ऑन द अदर हैंड आप क्या करते हैं कि आप जब ऑर्डर आता है आपके पास, जेनी एक ऑर्डर प्लेस करती है, तो आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट सेंड ही नहीं करते, या एक एम्प्टी बॉक्स सेंड कर देते हैं, या कोई एक डमी प्रोडक्ट उसको सेंड कर देते हैं। और बदले में आपने उसको जो कमीशन देना है आप उसे वो कमीशन दे देते हैं और वो आपको एक रिव्यू लीव कर देती है आपकी लिस्टिंग के ऊपर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दराज कभी भी अलाउ नहीं करता है वीवीआरओ करना या टीवीवीआरओ करना। और दराज का ये कहना है कि अगर आप पकड़े गए तो आपकी लिस्टिंग डिलिस्ट कर दी जाएगी, आपका स्टोर बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये मेथड्स मुनासिब नहीं है। एक्चुअल मेथड ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट पे कुछ वाउचर कोड्स लगा दें, डिस्काउंटेड ऑफरिंग दे दें, या अपने रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स को आप ये कहें कि ये प्रोडक्ट बाय करें, इस प्रोडक्ट को यूज करें और यूज करने के बाद एक ऑनेस्ट फीडबैक मेरी लिस्टिंग पे जरूर दे दें। इसी तरह से आपके पास जब एक ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर के साथ अपना एक छोटा सा कार्ड या एक रिक्वेस्ट पंफलेट उसमें डाल दें कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में एक ऑनेस्ट फीडबैक या एक ऑनेस्ट रिव्यू हमें जरूर दे दें विद पिक्चर्स। इससे होगा ये कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, जितना भी फीडबैक आएगा, वो सारे का सारा जेन्युइन होगा। इससे आपकी लिस्टिंग के ऊपर एक अनएथिकल एक्टिविटी नहीं होगी जो कि आप वीवीआरओस के थ्रू या टीवीवीआरओस के थ्रू ले रहे होते हैं। तो हम भी डिस्करेज करते हैं कि आप ये वाला मेथड ना अपनाएं। इंस्टेड आप एक जो मुनासिब मेथड है, जिस मेथड के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो यही है, फीडबैक ले सकते हैं कस्टमर से, वो यही है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर या इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी प्रोडक्ट को शेयर करें। उनके जो भी चार्जेस हैं आप उनको वो उनको पे करें और आप उनसे कहें कि एक ऑनेस्ट फीडबैक इस प्रोडक्ट को दें। अगर आपकी प्रोडक्ट वाकई बेस्ट है, आपकी प्रोडक्ट में आप 2 नंबरी नहीं कर रहे, तो आपको इस बात में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि इसका ऑनेस्ट फीडबैक खराब आएगा। तो इस वजह से हम ये हमेशा इनकरेज करते हैं कि ऑनेस्टी अपनाएं, अच्छी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करें, 2 नंबरी या शॉर्टकट से बचें और गिव अवेज के थ्रू या ऑनेस्ट गिव अवेज के थ्रू हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कस्टमर से हायर करें। ये वीवीआरओस और टीवीवीआरओस के चक्कर में कमीशंस ना जाया करें अपने, ना फेक प्रोडक्ट्स को दराज के ऊपर लेके आएं और ना लोगों के ट्रस्ट को डैमेज करें इस तरह की एक्टिविटीज करके। रैंकिंग में जो हमारे पास जारविस आपको फैसिलिटी देता है वो देता है सुपर यूआरएल्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। सुपर यूआरएल्स क्या होते हैं?
सुपर यूआरएल बेसिकली आपका सर्च पेज का फिल्टर होता है। जब आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च किया रूबिक क्यूब के फिल्टर से, इस कीवर्ड से, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। ये जो यूआरएल है मेरे पास, ये सर्च पेज का यूआरएल है। सुपर यूआरएल एक्चुअली क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से सर्च करें दराज के ऊपर कि इन सर्च रिजल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट ही शो। फॉर एग्जांपल मैं ये एक वाली प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। इस प्रोडक्ट की प्राइस 69 है और इस पे कुछ रिव्यूज भी हैं। तो मैं सबसे पहले तो 4 स्टार या 3 स्टार वाला फिल्टर इस पे अप्लाई करूंगा, और उसके बाद फिल्टर, और मेरे पास ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स इस तरह से शो होना शुरू हो गई। अब रिजल्ट्स मेरे पास काफ़ी कम आ गए। इसके अलावा और ज़्यादा फिल्टर्स लगाने के बाद आपके पास रिजल्ट्स और कम हो जाते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड है या कुछ वेरिएशंस हैं, आप उन्हें चूज कर लेते हैं, तो इस तरह से आपके पास एक रिजल्ट बन जाता है, जिस रिजल्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो हो रही होती है। ये प्रोडक्ट या लिस्टिंग आपकी अपनी होती है। सुपर यूआरएल या रैंकिंग के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है। आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मेक श्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से स्टैंड आउट कर रही है या उनसे अलग है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप आसानी से सुपर यूआरएल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह से सेल कर रहे हैं या उन्हीं फीचर्स और उसी प्राइसिंग में या उन्हीं ऑफरिंग्स के साथ सेल कर रहे हैं जिससे आपके दूसरे कंपिटिटर्स सेल कर रहे हैं, तो इनिशियली आपको सेल्स हासिल करने में काफी मुश्किल होगी। तो हमेशा लॉन्च के वक्त हम अपनी प्राइसिंग कम रखते हैं, हम शिपिंग वगैरह के चार्जेस रिड्यूस कर देते हैं, हम फ्री शिपिंग की ऑफरिंग दे रहे होते हैं। इस तरह की फिल्टर्स या इस तरह की चीजें अप्लाई करने से आपका सुपर यूआरएल क्रिएट करना आसान होता है आपको, और दूसरा आपकी सेल्स वेलोसिटी अचीव करना आसान होता है। तो अब ये जो यूआरएल बना है, जिस यूआरएल में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, इस यूआरएल को हम सुपर यूआरएल कहते हैं। सुपर यूआरएल का बेनिफिट ये होता है कि जब आप ये वाला यूआरएल, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूं, मैं फर्ज करता हूं कि ये मेरी लिस्टिंग है, अब मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और दराज के इस यूआरएल को फेसबुक एड्स में, ओएलएक्स पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो कस्टमर जब भी उस लिंक पे क्लिक करता है, वो डायरेक्टली आपकी लिस्टिंग पे आता है। आपकी लिस्टिंग पे डेफिनेटली एक्टिविटी बढ़ती है उसके अगेंस्ट, लेकिन उससे रैंकिंग उतनी फास्ट इंप्रूव नहीं होती जिस जिस पेस से उसको होना चाहिए। उसके कंपैरिजन में ये वाला मेथड है, जब आप ये वाला यूआरएल शेयर करते हैं तो कस्टमर हमेशा इस सर्च पेज पे लैंड करेगा, और इस सर्च पेज पे लैंड करने के बाद वो आपकी लिस्टिंग को ओपन करेगा। इससे दराज को जेन्युइनली ये लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड के थ्रू ही ओपन की गई है। इससे दराज आपकी प्रोडक्ट को वेटेज देना शुरू कर देता है, इससे दराज आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा रैंक करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट के यूआरएल को शेयर करने की बजाय हमेशा उसका सुपर यूआरएल ही शेयर करना चाहिए। अच्छा, अब सुपर यूआरएल का सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड के अगेंस्ट मैं सुपर यूआरएल बना सकता हूं। आप अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है लिंक के अंदर, वो रूबिक क्यूब है जो यहाँ पे है। अगर मैं ये एक सुपर यूआरएल शेयर करूंगा किसी के साथ, तो मेरी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होगी। लेकिन मैंने तो जारविस के जो कीवर्ड रिसर्च था उसमें से तो मैंने 10 कीवर्ड चूज किए थे, और मैं चाह रहा था कि मेरी प्रोडक्ट इन सब के सब यूआरएल्स, इन सब कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब कीवर्ड्स के अगेंस्ट सुपर यूआरएल्स बनाने शुरू पड़ेंगे। यानी अगर मैंने 10 कीवर्ड्स यहाँ से चूज किए थे, तो मुझे यहाँ पर 10 सुपर यूआरएल्स बनाने पड़ेंगे, और 10 सुपर यूआरएल्स को प्रमोट करना पड़ेगा डेफिनेटली, जो कि काफी मुश्किल काम है और जो कि हम नहीं कर सकते, और इसके लिए बजट भी बहुत ज्यादा। उसके लिए हमारे पास सुपर रैंक का फीचर मौजूद है। सुपर रैंक का फीचर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जब एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर कोई एक सुपर यूआरएल जो आपने किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट बनाया था, आप यहाँ पे वो सुपर यूआरएल देते हैं, और इसके अलावा आप वो सारे के सारे कीवर्ड्स हमें बताते हैं जिन कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से ये सुपर यूआरएल कॉपी किया और मैं इस सुपर यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर वो सारे के सारे कीवर्ड्स देना शुरू कर देता हूँ जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं रैंक करना चाहता हूँ। ठीक है, रूबिक क्यूब 3x3, रूबिक्स क्यूब 3x3, रूबिक्स क्यूब। इसके अलावा
मैग्नेटिक, 3x3, ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैं चाहता हूं कि इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट रैंक होना शुरू हो जाए। मैं अपनी कैंपेन को कोई नाम दे देता हूं, और जब मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा तो एक्चुअली में क्या होगा, मेरे पास ये जो कैंपेन बनी है, इस कैंपेन में एक्चुअली मैंने जितने कीवर्ड्स ऐड किए थे उन सबके सुपर यूआरएल्स को मैंने बंडल करके एक यूआरएल बना दिया जो मुझे यहां से मिल जाएगा। अब ये वाला जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं अपने फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ। इंटरनली ये वाला यूआरएल मेरे लिए वो सारे के सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग स्टार्ट करवा देगा जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करते वक्त दिए थे। इसके बाद जब आप इसको लाइव कर देते हैं, लाइव करने के बाद आप इसकी इनसाइट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे तमाम के तमाम कीवर्ड्स के अगेंस्ट स्टैट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपके इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी ट्रैफिक आई थी या किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलना शुरू हुई है। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि किस किस ब्राउजर से या किस किस डिवाइस से इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई थी या कस्टमर्स ने विजिट किया था। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप अपने सोशल मीडिया एड्स को उस तरह से ट्वीक कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम रीच मिल सके, आप मैक्सिमम लोगों को टारगेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक आ रही थी वो मोबाइल से आ रही थी, डेस्कटॉप से इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं आई, तो आप अपने एड्स को, अपनी लिस्टिंग को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली बन जाए, क्योंकि आपकी ऑडियंस ज्यादा मोबाइल की तरफ से आ रही है। तो ये सारे के सारे स्टैट्स आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे आप अपनी रैंक, अपनी कैंपेन और अपनी रैंकिंग को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक हमारे पास दो सेल्स फैक्टर हैं। इन दो फैक्टर्स के ऊपर आपने काम करना होता है। एक डिस्कवरेबिलिटी है, ये आपको ये बताता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी आसानी से डिस्कवर की जा सकती है, कस्टमर कितनी आसानी से आपकी लिस्टिंग को ढूंढ सकता है। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं किया हुआ, आपने उसकी एसईओ प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई, कीवर्ड उसमें प्रॉपर नहीं डाले हुए, तो आपकी लिस्टिंग कभी भी रैंक में या सर्च में नहीं आएगी। सेकेंड फैक्टर है डिजायरेबिलिटी का। अगर कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट मिल गई है, उसने दराज पे सर्च कर ली और आपकी प्रोडक्ट उसको सर्च में शो हो गई है, उसने आपकी लिस्टिंग ओपन कर ली है, अब आप आपकी लिस्टिंग में वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी लिस्ट, आपकी लिस्टिंग में उसको क्या क्या चीजें ऐसी मिल रही हैं कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है आपसे बाय करने में। इसके लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला काम जो हमने अभी डिस्कस किया था वो जरूरी है। उसके बाद जो लिस्टिंग के फेलियर के इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट हमें ये बताता है, आपके सेलर सेंटर में भी इसके स्टैट्स मौजूद होते हैं, ये आपको ये बताता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर कितने विजिटर्स आए और उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस किए आपकी लिस्टिंग के ऊपर या एक्टिविटी परफॉर्म की कोई आके। तो अगर आप ये देखते हैं कि मेरी लिस्टिंग के ऊपर 100 विजिटर्स आते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लोग बाय करते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट 5% है। कन्वर्जन रेट ये आपको शो करता है कि आपकी लिस्टिंग कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है बायर्स के लिए। अगर आपका कन्वर्जन रेट बहुत कम है, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग में कुछ ना कुछ मसला है, कहीं ना कहीं पे आपकी लिस्टिंग लैग कर रही है जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। कस्टमर्स तो आ रहे हैं, बायर तो आपकी लिस्टिंग पे आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे बाय नहीं कर रहे क्योंकि आपकी लिस्टिंग के अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है जो उनको बाय करने पे मजबूर कर दे। लास्ट फैक्टर हमारे पास है अबेंडन कार्ट का। ये मोस्टली हमारे पास दराज में शो नहीं होता, ये जो अपनी वेबसाइट्स लोग क्रिएट करते हैं वहां पे ये स्टैट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप पिक्सल्स, फेसबुक पिक्सल्स इंटीग्रेट कर दें उसके साथ। ये हमें ये बताता है कि कितने ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया या वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे मेरी प्रोडक्ट को बाय करने में, लेकिन चेकआउट के टाइम पे या बाद में उन्होंने रिमूव कर दिया फॉर सम रीजंस। तो ये दो फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी लिस्टिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी या आपकी प्रोडक्ट्स में कहाँ पे लिस्टिंग थी जिसकी वजह से आपको फेल्ड परचेजेस का सामना करना पड़ा। आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली, आपने उसके रैंकिंग के सारे स्टेप्स भी पूरे कर लिए। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने वेट करना है कि आपकी लिस्टिंग पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। ये दो स्टेप्स जब आपने कंप्लीट कर लिए अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके और उसके रैंकिंग या एसईओ करके, अब आपने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। आपकी लिस्टिंग जितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज होगी और अच्छी रैंकिंग पे होगी, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट पे हम देखते हैं जी, लोग कहते हैं कि मेरी तो प्रोडक्ट भी बहुत बेस्ट थी, उसमें वॉव फैक्टर भी था, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थी, रैंकिंग भी अच्छी हुई है, वो टॉप पे आ गई थी, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, विजिटर्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स ना आने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? जो सबसे बड़ा ग्लिच आता है दराज के एल्गोरिदम में वो ये है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट वो बढ़ा देता है, या समहाउ आप प्रोडक्ट को एडिट करते वक्त या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते वक्त प्रोडक्ट की डायमेंशंस गलत दे देते हैं, जिसकी वजह से शिपिंग चार्जेस अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई हो जाते हैं।
तो कस्टमर्स कभी भी ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करता है जिसके अगेंस्ट उसको बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़े। तो आपने मेक श्योर करना है, ये देखते रहना है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस कितने हैं। अगर आपके पास फेल ट्रांजेक्शन आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट में एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके शिपिंग चार्जेस बढ़ गए हैं। तो अपनी लिस्टिंग्स को मॉनिटर करते रहें और देखते रहें कि किसी प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस ज्यादा तो नहीं बढ़ गए। दूसरा फैक्टर ये होता है कि अपकमिंग अगर कोई बड़ी सेल या मेगा सेल आ रही हो या कोई कैंपेन आ रही हो तो ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग वेट करते हैं उस कैंपेन का या उस सेल का। अभी जैसे आगे 10-10, 11-11, 12-12 वाली सेल्स का सीजन आ रहा है, तो कस्टमर्स अभी ऑर्डर्स प्लेस करना रुक जाएंगे। कस्टमर्स अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो वेट करेंगे उन कैंपेन्स का, ताकि प्राइसेस और ज्यादा रिड्यूस हो जाएं और वो बेस्ट प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ये आपका फैक्टर नहीं है, ये दराज की तरफ से ही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ये सेल्स गुजर जाएंगी, ये हालात वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। थर्ड है लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि बायर आपकी प्रोडक्ट पे आया लेकिन उसे वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिला कि वो किस तरह से आपसे वो प्रोडक्ट बाय कर ले, वो किस तरह से आपकी प्रोडक्ट को चूज कर ले। कुछ इन्फॉर्मेशन जिस तरह से रिव्यूज हम कहते हैं कि वो होना जरूरी है। कस्टमर्स को जैसे ही फीडबैक मिलेगा कि मुझे ये जो दूसरे लोग हैं इन्होंने ये प्रोडक्ट बाय की थी और बाय करने के बाद इनको इस प्रोडक्ट में अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, साइज क्या था, एक्चुअल यूजेज क्या था इस प्रोडक्ट का, वो जो फीडबैक्स हैं उनकी बेस पे कस्टमर्स अपना माइंड बनाते हैं कि मुझे भी ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपकी जो रिव्यूज हैं, आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपके प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, ये सारे के सारे यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और वो कस्टमर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करें कि उसके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं जो आपकी लिस्टिंग पे आते वक्त उसको हो सकते थे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। मोस्टली क्या होता है, आप भी ऑब्जर्व करते हैं दराज के ऊपर कि कस्टमर्स क्वेश्चंस पूछते हैं या चैट में आते हैं तो उनको वन वर्ड के आंसर्स मिलते हैं। कभी भी आप कस्टमर को, जिस तरह से कस्टमर आपकी दुकान पे आया है, आप उसे सिंगल वर्ड आंसर के साथ या एक अनएथिकल आंसर के साथ आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते। कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप हमेशा कस्टमर को अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर वो कोई आपसे स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछता है उसको अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इतना ज्यादा साउंड नहीं होता, उसे टेक्निकली प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं होता। तो आपकी नजर में सम टाइम्स वो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर करते हैं और कस्टमर को कंफर्टेबल करते हैं अपने साथ, अपनी लिस्टिंग के साथ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आपसे वो चीज बाय करने में। लेस प्रोडक्ट डिटेल का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फिल्टर मौजूद है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर का। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपको ये बताती है कि आपकी लिस्टिंग कितनी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है। हम फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जिनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन काफी पुअर हुई है, तो हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या एक पुअरली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या होती है। सॉरी फॉर द डिले, कुछ इंटरनेट में मसला आया हुआ शायद। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स में ये जो हमारे पास इंडिकेटर है ये हमें लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के बारे में बताता है कि किसी प्रोडक्ट के लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसे हम दराज पे ओपन कर लेते हैं। अभी आप ये देखें कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक इमेज दिया गया है और वो इमेज भी रियलिस्टिक नहीं है। एक रियल टाइम सिनेरियो में वो इमेज नहीं लिया गया। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किस ब्रांड का है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज की जा सकती है, कितने कलर्स हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कभी भी कस्टमर इस लिस्टिंग पे ऊपर आकर परचेज नहीं करेगा। ये लिस्टिंग पुअरली ऑप्टिमाइज है। तो ये एक मेन फैक्टर है। अगर आप इस प्रोडक्ट की सोशल मीडिया मार्केटिंग करना शुरू कर दें तो कस्टमर्स तो डेफिनेटली लैंड करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो कभी भी बाय नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे उनका ट्रस्ट फैक्टर बनना चाहिए था। इसके अगेंस्ट हम कुछ ऐसी लिस्टिंग्स देख लेते हैं जिनका लिस्टिंग स्कोर काफी अच्छा है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 100 हो सकती है, 100 बीइंग द बेस्ट ऑप्टिमाइज।
तो हम यहाँ से कुछ लिस्टिंग्स देख लेते हैं, इनको हम सॉर्ट कर लेते हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के हिसाब से। अच्छा जी, ये वाली लिस्टिंग ऐसे हम ओपन करते हैं, इनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर काफी अच्छा है। लेट्स सी कि इनकी लिस्टिंग में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये देखें, इनके पास काफी डिटेल्ड टाइटल मौजूद है और ये अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। ये सारे के सारे मेन कीवर्ड्स इस लिस्टिंग में ऐड किए गए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के इमेजेस हैं जिनमें प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज की जा सकती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके यूजेज किस तरह से है और इसके इफेक्ट क्या क्या है। उसके बाद जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में आते हैं तो यहाँ पे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एक कस्टमर को चाहिए। तो कस्टमर बहुत कंफर्टेबल होता है इस तरह की चीजें पढ़कर, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके, कि उसे सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाए और उसे क्वेश्चन ना करना पड़े सेलर से। उसके बाद जब हम नीचे रेटिंग्स या रिव्यूज में जाते हैं तो यहाँ पे हम देते हैं कि रियलिस्टिक इमेजेस के साथ रिव्यूज दिए गए हैं। अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, लेकिन इन रिव्यूज की बेस पे कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चंस के अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपको कभी भी सिंगल वर्ड आंसर नहीं देना। यू मेक श्योर कि आप कस्टमर को कंफर्टेबल करें। अगर उसने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसे एक्सप्लेन करें कि व्हाई योर प्रोडक्ट इज नॉट ऑफरिंग दैट फीचर जो वो पूछ रहा है, या आपकी प्रोडक्ट में अगर वो फीचर है तो इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मौजूद हैं। इस तरह से कस्टमर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लिस्टिंग बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है। ये लिस्टिंग काफी अट्रैक्टिव है उन बायर्स के लिए जो ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन फैक्टर वही है कि अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं बायर्स के लिए, तो बायर आपसे हमेशा वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। और लास्ट फैक्टर है हमारे पास प्राइसिंग और कंपटीशन का। अगर आपकी प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेचुरेटेड है और आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है तो प्राइस वॉर चल रही होती है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं और आपका कंपटीटर सेम प्रोडक्ट अच्छी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ लेस वैल्यू के ऊपर सेल कर रहा है, तो इसका मतलब कि बायर्स ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये प्राइस वॉर में से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, वो है दराज मॉल का टैग। यानी आप अपना ब्रांड रजिस्टर करें और दराज मॉल पे लैंड कर जाएं और दराज मॉल के थ्रू उस प्लेटफॉर्म से ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। वहां पे आपको प्राइस की कोई टेंशन नहीं है। वहां पे आप अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि दराज मॉल हमेशा प्राइस वॉर से बाहर होता है, एक्सक्लूड होता है। उस पर ये प्राइस वॉर या सेचुरेशन इफेक्ट नहीं करती। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपको खुद देखने चाहिए। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो अपनी लिस्टिंग, अपने इन्वेस्टर्स की लिस्टिंग उनको देखें और ये मेक श्योर करें कि उनकी लिस्टिंग अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं, अट्रैक्टिव हैं, ताकि उनकी सेल्स बढ़ सकती हैं। आई होप आपने वो सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली होंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। वी ऑल विश यू अ वेरी गुड लक कि आप ये सारी की सारी लिस्टिंग्स की टेक्निक्स को अपनाएं और अपना और अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी लिस्टिंग्स के लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आई हैंड ओवर टू अदील भाई, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपका आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा फीडबैक दिया और काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला। तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे ज़हन में थी मगर वो आज क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चन्स हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे वो लीव कर गए मगर मैं उनकी जगह पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये श्योर। था कि जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो होता है उसको कितनी बार उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए? मतलब उस कीवर्ड को कितनी बार उसको हम फॉलो करें बार-बार प्रोडक्ट लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन के अंदर? तो ये एक क्वेश्चन था, इसको ज़रा आप थोड़ा-सा गाइड कर देंगे, मेन कीवर्ड की बात हो रही है। इससे क्या फ़र्क सॉरी पड़ता है? अदील भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप जी, क्वेश्चन मैं ये रिपीट कह कर रहा हूँ कि देंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आवाज़ क्लियर है मेरी? जी जी, अब आ रही। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें जो मेन कीवर्ड होता है प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, वो लिस्टिंग में की डिस्क्रिप्शन में कितनी बार डालना चाहिए? और वो क्यों ज़रूरी है मेन कीवर्ड? उससे लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता? वो थोड़ा-सा आप बता दें कि एक मेन कीवर्ड का क्या रोल है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन में? अच्छा, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि मेन कीवर्ड होता क्या है। मेन कीवर्ड आप ये समझ लें कि बायर की सर्च टर्म है। आप अगर कोई बास्केट सेल कर रहे हैं, आप उस बास्केट के बड़े फीचर्स हैं, बास्केट 3x3 की है और वो ब्रांडेड है और वो अच्छे प्लास्टिक से बनी हुई है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे उसके फीचर्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं दराज की लिस्टिंग के टाइटल में।
लेकिन जब कस्टमर लैंड करता है दराज के ऊपर तो वो ये सारे के सारे फीचर्स नहीं सर्च करता, वो सिर्फ और सिर्फ लिखता है बास्केट, दिस इज आवर मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड हमेशा सैचुरेटेड होता है, ये बात ज़हन में रख लें। सैचुरेशन का मतलब है कि हर बंदा ही उस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च कर रहा होगा और वही कीवर्ड आपको ये आपकी लिस्टिंग शो करवा रहा होगा। अब मेन कीवर्ड आप कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं या कितनी दफा अपनी लिस्टिंग के टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ये एक डिबेट है। मेन हम ये रिकमेंड करते हैं कि लिस्टिंग के अंदर जो मेन कीवर्ड है एटलीस्ट वन टाइम आपके टाइटल में, वन टाइम आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और वन टाइम आपकी प्रोडक्ट की अबाउट इन्फो के अंदर होना चाहिए। ये वन टाइम इज इनफ, ये रैंकिंग के लिए या आपकी प्रोडक्ट को इंडेक्स करने के लिए इनफ है, काफी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं बार बार रिपीट करूं ये कीवर्ड और ताकि रैंकिंग एल्गोरिदम श्योर हो जाएं कि ये मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये कीवर्ड्स हैं, दैट्स टोटली अनरियलिस्टिक थिंग और वो अनटेक्निकल थिंग है। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में अगर एक दफा भी आपका कीवर्ड शामिल है दैट शुड बी एनफ, लेकिन मेक श्योर करें। गूगल के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसे हम कीवर्ड स्पैमिंग कहते हैं। दराज उस पर इतना चेक नहीं रखता, लेकिन दराज की जो टीम है वो आपको इन्फॉर्म कर देती है कि आपका ये जो लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग में आप कीवर्ड स्पैमिंग कर रहे हैं, आप अनरियलिस्टिक कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं और इस कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें ऐसी चीजों से अवॉइड करें। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के अंदर तो मेक श्योर करें कि आप प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड और उसके साथ जो उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं या उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके साथ अंदर ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आईफोन सेल करना चाह रहा हूं दराज के ऊपर और मेरा मेन कीवर्ड आईफोन है, लेट्स सपोज आईफोन 12 की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं आईफोन 12 बेचना चाह रहा हूं दराज के ऊपर तो मेन कीवर्ड आईफोन 12 है। आईफोन 12 एक दफा लिस्टिंग के टाइटल में ऐड होना इनफ है। अब अगर मैं वहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन या इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं तो उसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा फीचर्स डालना चाहता हूं, वो डालूंगा मैं इसके टाइटल के अंदर। जैसे आईफोन 12 इन विच कलर, मेमोरी साइज क्या है, उसका कलर क्या है, कौन सा मॉडल है उसका, या कौन से वो जेवी अनलॉक्ड है या कंट्री अनलॉक्ड है या इंपोर्टेड है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मैं टाइटल में ऐड करूंगा। दैट वन कीवर्ड आईफोन 12 शुड बी एनफ। इसके अलावा और कोई कीवर्ड बनता ही नहीं है। आईफोन 12 यूज, आईफोन 12 ग्रे, आईफोन 12 ब्लैक, ये सारे के सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं आईफोन 12 ग्रे और उसके साथ मेमोरी साइज दे दूं, दैट शुड बी एनफ। ये मेरी प्रोडक्ट को इंडेक्स करने में, मेरी लिस्टिंग के इंडेक्स करने में एनफ है। जी दिल भाई। अदिल भाई आप म्यूट पे हैं मेरे ख्याल से। अदिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। देखिए क्लियर आ रही, म्यूट हूँ यहाँ। जी जी अब आ रही। जी मेरा एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट की तरफ से कि प्रोडक्ट रैंकिंग में जारवस में सुपर यूआरएल जो होता है, सुपर यूआरएल उसका कितना अहम रोल है? मतलब वो एक प्रोडक्ट के लिए कैसे एक अच्छा यूआरएल कंसीडर कर सकता है? कि लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रोडक्ट का जो यूआरएल होता है वो बड़ी मायने रखता है। मैं खुद भी ये सोचता हूँ, मानता भी हूँ। तो सुपर यूआरएल का जारवस में क्या अहम रोल है जो आपकी प्रोडक्ट को अच्छी रैंकिंग में लेके, विनिंग रैंकिंग में लेके आ सके? उसके बारे में थोड़ा सुपर यूआरएल के बारे में एक्सप्लेन करें। अच्छा, जो सबसे एक कॉमन हमें क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये है, जिस तरह से मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये मेन यूआरएल है। इस प्रोडक्ट के यूआरएल के अंदर इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स शामिल हैं। ये एक कॉमन यूआरएल है। इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है क्योंकि ये वाला यूआरएल गूगल की तरफ से इंडेक्स होता है। गूगल जब आप दराज को स्क्रैप करता है तो वो इस यूआरएल को इंडेक्स कर लेता है अपने पास, और इस यूआरएल के अंदर चूंकि मेन कीवर्ड्स मौजूद हैं तो जब आप प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, मोस्टली कस्टमर्स इसी तरह से करते हैं, वो दराज के ऊपर गूगल के थ्रू आते हैं। तो वो जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका अगर यूआरएल अच्छा ऑप्टिमाइज है और उसके अंदर मेन कीवर्ड्स मौजूद हैं सारे के सारे, तो ये यूआरएल आपको हेल्प करेगा गूगल के ऊपर रैंक करने में। सेम दराज के ऊपर भी। लेकिन जब हम सुपर यूआरएल की बात करते हैं तो सुपर यूआरएल हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ये। इस सुपर यूआरएल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेन कीवर्ड मौजूद है।
इस कीवर्ड के अगेंस्ट एक सुपर यूआरएल बना हुआ है। अब ये सुपर यूआरएल सिर्फ इसी कीवर्ड को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा और कीवर्ड इसके अंदर ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये यूआरएल बन चुका हो। इसके मुकाबले में जब हम दराज के इस जारविस के ऊपर आते हैं और जारविस के ऊपर हम सुपर रैंक की कैंपेन में जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक फेसबुक का एक कैंपेन यूआरएल दे दिया है जारविस ने। अच्छा, अब ये जो कैंपेन यूआरएल है इसमें कहीं पे कोई कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये किस प्रोडक्ट का, ये किस कैटेगरी का है। ये यूआरएल एक बंडल है 9 या 10 या 12 जितने भी आपने कीवर्ड्स डाले हैं उन सारे सुपर यूआरएल्स का, क्योंकि सुपर यूआरएल हमेशा एक कीवर्ड के अगेंस्ट बनता है। अगर आपने 10 कैंपेन के अंदर अगर आपने 10 कीवर्ड्स डाले थे तो एक्चुअली ये बंडल है 10 सुपर यूआरएल्स का। जब आप इसे क्लिक करते हैं, इसको एंटर करते हैं, सॉरी कैंपेन मैंने लॉन्च नहीं की, ओके कैंपेन लाइव होगी। जब आप इस यूआरएल को हिट करते हैं तो आपके पास ये किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट आता है, ठीक है। अब आपका कीवर्ड चेंज हो गया रूबिक्स क्यूब 3x3 का, ठीक है। पहले हम जब सुपर यूआरएल हमने बनाया था उसके अंदर कीवर्ड था रूबिक क्यूब का, लेकिन यहाँ पे रूबिक क्यूब 3x3 का कीवर्ड है। अगर आपकी लिस्टिंग इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज हुई है तो आपको यहाँ पे अपनी लिस्टिंग शो होनी चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि सुपर यूआरएल का मेन प्री रेक ये है कि आपकी लिस्टिंग उन सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप उसे रैंक करवाना चाह रहे हैं। अगर इसके अंदर वो 3x3 का कीवर्ड मौजूद नहीं है तो आपकी लिस्टिंग कभी भी उस सुपर यूआरएल के अगेंस्ट नहीं आएगी। तो सुपर यूआरएल इंडिपेंडेंटली अगर आप यूज करेंगे तो इंडिपेंडेंट सुपर यूआरएल आपको सिर्फ एक कीवर्ड देगा, और सुपर यूआरएल इटसेल्फ शेयर करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक कीवर्ड पे आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवा रहा होगा। हम हमेशा कैंपेन यूआरएल देते हैं और कैंपेन यूआरएल में कभी भी कीवर्ड या कोई रैंकिंग की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। वो बिहाइंड द सीन हमारा जो सिस्टम है वो उसे कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद आपको एक वो देता है, सुपर यूआरएल जनरेट करके देता है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब देखें मैंने एक दफा विजिट की थी लिस्टिंग को, तो उसने उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसको रैंक, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दे दी और मुझे ये बताया कि ब्राउजर से आया, ये प्लेटफॉर्म था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस यूआरएल के थ्रू आए थे और डेस्कटॉप का यूजर था, मोबाइल का यूजर था या किस ब्राउजर से आया था। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाती है एज सुन एज आपका कैंपेन यूआरएल लाइव होता है। ओके, शाजेब इसके खटक बाद पूछ रहे हैं। आया हुआ है शाजीब खटक का, हाउ टू जी जी फाइंड माय हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी इन जारविस। जी आप जब किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, उसके बाद मैं यहाँ से ये जो हमारे पास एक्सटेंशन है यहाँ पे ये इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास। जारविस की क्रोम एक्सटेंशन टोटली फ्री है, उसके लिए आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट या फी पे नहीं करनी है। आपने जस्ट उसे इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट इस तरह के स्टैट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको बटन पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए यहाँ पे तो आपने सिंपल व्यू इन जारविस डैशबोर्ड करना है। यहाँ पे आपके पास इस प्रोडक्ट के वो सारे के सारे स्टैट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर मेंशन होता है। ये जारविस कैलकुलेट करता है और बताता है कि आपका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है। ये लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर मेनली चेक करता है प्रोडक्ट के टाइटल को, कि उसका टाइटल की लेंथ क्या है, यानी एक बड़ा टाइटल है, अच्छा टाइटल बना हुआ है या नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं उसके जो अबाउट इन प्रोडक्ट के जो पॉइंट्स हैं या फीचर्स हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से डाली गई है, उसकी रिव्यूज वेलोसिटी क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए ये हमारा इंटरनल एल्गोरिदम है जो ये एक स्कोर असाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो आप ये आसानी से अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ जारविस के डैशबोर्ड में ओपन करें तो आपको लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, तो इसमें मैं लास्ट में आपसे एक छोटी सी अनाउंसमेंट चाहूँगा कि ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान की तरफ से आपका आज हमने सेशन करवाया है और एमएस समी भाई जो हैं हमारे फाउंडर हैं, सीईओ हैं जारविस टूल के, जो दराज का नंबर 1 टूल है इस वक्त, जिसमें हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं
कि ये टूल है, मैं खुद एज अ ट्रेनर मेंटोर यूज़ कर रहा हूँ और इस टूल की जो अफादियत है वो मेरे सामने है, क्योंकि मैं पहले जो काम 4 घंटों में करता था, आज मैं वो काम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में करता हूँ। तो इस टूल में ये खास बात है कि आपका टाइम सेव करता है, टाइम भी सेव करता है, एक्सेल शीट से आप बचते हैं और आप सॉफ्ट स्किल्स के जरिए सॉफ्ट स्मार्ट वर्क करके अपना काम प्रॉपर कर सकते हैं। तो अहमद भाई से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान के हमारे स्टूडेंट्स हैं दराज के, तो उनके लिए आप कुछ अनाउंस करेंगे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो टूल परचेज करते हैं आपसे मेरी तरफ से, या एक रिक्वेस्ट समझ लें एक ब्राउज़र की, एक भाई की कि अगर वो टूल परचेज करते हैं आपसे मेरे ELP के रेफरेंस से, तो वो आप मतलब कि उनको क्या मतलब डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, कि क्या पैकेज दे सकते हैं ताकि वो इसमें मुलविस हों, ताकि वो चाह रहे हैं लेना चाह रहे हैं, मतलब कि शुमार होना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या पैकेज अनाउंस किया जाएगा ELP के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे ELP के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल जो भी हमारे पास, क्योंकि हमारा जो दराज का कोर्स है बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट हर बैच में 10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर ऑनलाइन फिजिकल। तो उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ हमें कोई ऑफर दें हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी इसको अवेल करें और इसको यूज़ करें, बाकी आप गाइड करें। अच्छा, अदिल भाई, सबसे पहले तो मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जी जारविस कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, लोग काफ़ी इस पे डिबेट करते हैं। मैंने अक्सर ग्रुप्स में भी देखा है, डिफरेंट फोरम्स में भी देखा है, लोग काफ़ी डिबेट कर रहे होते हैं कि जी जारविस का जो रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें बड़ा एक कॉमन सा एक सिनेरियो लोगों से डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम कभी भी एग्जैक्ट सेल्स पे नहीं जाते या एग्जैक्ट नंबर्स पे नहीं जाते। जारविस के ऊपर आप ये जितनी भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम दराज से ही गेट करते हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने आप से या अपने खुद से बना लें। जिस तरह से हमने ट्रैकिंग हिस्ट्री देखी, प्राइस, प्रोडक्ट रिव्यूज, ये सब कुछ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें दराज से मिलती है, ये हम दराज से हासिल करते हैं। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जो हम यूजर्स को बताते हैं वो ये है सेल्स एस्टीमेट। अच्छा, सेल्स वो एक ऐसी चीज है जो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करती। आप चाहे वो अमेजोन देख लें, ईबे देख लें, लजादा, शॉपी, दराज, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे आप कहेंगे जी मुझे फलां सेलर की या फलां प्रोडक्ट की सेल्स बता दें और वो आपको बता दें। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो कभी भी आपके साथ ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, अब जितने भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेजोन के लिए हैं, चाहे किसी और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, ये जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल डेटा है जो कि नॉन प्राइवेट है, जो कि पब्लिक है, वो इस डेटा को उठाते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद एक एस्टिमेट देते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से हमें ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ये है। अच्छा, अब वो जो एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट कितना ज्यादा एक्यूरेट है ये डिसाइड करता है कि वो टूल कितना इफेक्टिव है। अब मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं। अब हमारे पास बहुत ही फेमस टूल जो दो हैं, वो एक हीलियम 10 है और एक जंगल स्काउट है, जो हम यहाँ पे कॉमनली यूज करते हैं अमेजोन पे। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट के स्टैट्स इन दोनों टूल्स के ऊपर देखें तो वो कभी भी मैच नहीं करते, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों टूल्स अपने अपने इन हाउस एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए उस प्रोडक्ट के कुछ स्टैट्स या उसकी इंफॉर्मेशन या एस्टिमेट्स को गेट करते हैं। अब होता ये है कि जब हम एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल एवेल्युएट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट है वो पर मंथ 300 यूनिट्स सेल करती है, और जारविस उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कहता है कि ऑलमोस्ट 270 टू 80 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रहे हैं इसके। अच्छा, अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं, एक्चुअल तो 300 सेल हो रहे थे, जारविस कह रहा है 280 या 270, ये तो एक्यूरेट ही नहीं है, ये तो गलत है। या जारविस बता रहा है 320 330, ये तो एक्यूरेट ही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो एग्जैक्ट सेल्स है ही नहीं इस प्रोडक्ट की। तो एक्चुअल में ये हमारे नजर में या प्रोडक्ट रिसर्च कम्युनिटी की नजर में ये सेल्स के एस्टिमेटेड बहुत एक्यूरेट है, ये क्लोज टू एक्यूरेट है, क्योंकि ये टोटली 1 यूनिट पर डे का डिफरेंस है। एक प्रोडक्ट 9 to 10 यूनिट्स पर डे सेल हो रही है, एक्चुअली वो 10 यूनिट सेल हो रही है, जारविस बता रहा है 9 यूनिट्स पर डे सेल हो रही है। तो एवरेज आप लगा लें 9 10 11 यूनिट पर डे सेल हो रहे हैं एवरेजली। तो ये वाले स्टैट्स बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत एक्यूरेट हैं। अब समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो जारविस की डेटाबेस में नहीं कैटलॉग हुई होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो दराज पे न्यूली लॉन्च हुई होती हैं, उनकी सेल्स हिस्ट्री हमारे पास 2 या 3 दिन की होती है। अब उस 2 या 3 दिन की हिस्ट्री की बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड सेल्स ये हैं।
हो सकता है नेक्स्ट डे वो सेल्स ड्रॉप हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट फ्लैश सेल में चली जाए, उसकी सेल्स बढ़ जाए। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो ओवरऑल कंसीडर करने वाली चीज है वो ये है कि हम प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल देखने के लिए एक तो ये सेल्स एस्टिमेट की वैल्यू है, और ये हमारी इन हाउस टेस्टिंग हमने अपने बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी लास्ट डेज में कि वो हमें हमारे साथ शेयर करें कि एक्चुअल में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी जो अपने सेलर सेंटर है उस पर जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन, और जो दाराज की इन्फॉर्मेशन आपको जारविस बता रहा है, इनको कंपेयर करें और हमें बताएं कितना डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि इन हाउस हमने तो अपनी टेस्टिंग की हुई है, हमने तो अपने स्टोर्स के ऊपर इसको रन करके देखा हुआ और हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन समहाउ एक बाइसनेस आ जाती है, क्योंकि वो स्टैट्स हमारे अपने थे, हमने देखे हुए थे, हमारी प्रोडक्ट्स थी, तो शायद हमने उसे ट्वीक किया हो। लेकिन हमने अपने कस्टमर्स से भी रिक्वेस्ट की, उनसे भी डेटा हासिल किया, तो ओवरऑल जो हमारी कैलकुलेशन है, जारविस के सेल्स एस्टिमेट्स 90 to 95% एक्यूरेट हैं, और कुछ सिनेरियोज में, बहुत सारे सिनेरियोज में ये रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट भी हैं, जहां पे हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है एस्टिमेटेड सेल्स के बारे में, तो जो सबसे बेस्ट चीज हमने आपको दी हुई है वो ट्रैकिंग हिस्ट्री है। ये वही काम है जो आप शीट्स के ऊपर करते होते हैं, और वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि जी जो शीट्स पे या मैनुअली मैंने डेटा ट्रैक किया है वो तो 100% एक्यूरेट है। तो ट्रैकिंग डेटा भी हम आपको वही दे रहे हैं, ट्रैकिंग डेटा में भी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है और वो 100% एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं है। बल्कि हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं कि उसकी रिव्यूज की हिस्ट्री क्या रही, उसके क्वेश्चंस की हिस्ट्री क्या रही, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रही, इंटरेस्ट कैसा रहा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखते हुए आपने प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखना होता है। एग्जैक्ट सेल्स के जी 9 नहीं 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, अगर एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट डेली के सेल हो रहे हैं और जारवेस आपसे कह रहा है 9 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो आप क्या प्रोडक्ट ड्रॉप कर देंगे? ये आपके डिसीजन पे इफेक्ट नहीं करेगा। मसला तब आएगा अगर एक प्रोडक्ट 10 यूनिट पर डे सेल हो रही है और आप जारविस आपसे कह रहे हैं नहीं 1 यूनिट पर डे सेल हो रही है, तब आप उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करने का सोचेंगे, तब आपका डिसीजन बदल जाएगा। जारविस कभी भी आपको ऐसा रिजल्ट नहीं बताता जिससे आपका डिसीजन बदल जाए, जिससे आप उस प्रोडक्ट को या तो डिसाइड कर लें, चूज कर लें, या ड्रॉप कर दें। ऐसे रिजल्ट्स हम कभी नहीं देते, ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है, आज तक नहीं है। ये सिर्फ 90% जो एक्यूरेसी है और 10% का डिफरेंस है, इसको हम एक्सप्लेन करते रहते हैं अपने कस्टमर्स को, और हम ये चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि लोग ये रियलाइज करें कि जितने भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल हैं, नॉट ओनली जारविस, कि जितने भी हैं, इवन बिग इंडस्ट्रीज, बिग जाइंट्स, अमेजोन के जो टूल्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप उनकी हिस्ट्री देख लें, आप देख लें वो कितने एक्यूरेट है। उनका एक्यूरेसी लेवल भी 80 to 90 95% है, और ये इनफ है प्रोडक्ट का पोटेंशियल एवेलुएट करने के लिए। तो हम हमेशा इसी बेस पे हमेशा क्लेम करते हैं कि जारविस दराज के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, हम दराज से उनकी डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा नहीं उठाते, क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये दराज या कोई भी प्लेटफॉर्म अलाउ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके सेलर्स की प्राइवेसी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कल को बताए नहीं अदील भाई जो है ना वो 300 यूनिट सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के, तो हर बंदे उठा के वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। दराज, अमेजोन, ईबे, कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हुए हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो कि दराज, जो कि जारविस टूल लगाता है, और वो बहुत बेस्ट एस्टिमेट्स हैं हमारी कैलकुलेशंस में, हमारे कस्टमर्स के फीडबैक में। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हमारे पास मोर देन 20K कस्टमर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से 5000 हमारे पास एक्टिव कस्टमर्स हैं जो इस वक्त दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जारविस को यूज कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम जितने ज्यादा कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, जितने ज्यादा कस्टमर्स को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। जब ये जारविस को हमने लॉन्च किया था तो कभी भी हमारा मकसद इससे रेवेन्यू जनरेट करना नहीं था, बिकॉज मेरा एक पर्पस था कि ये जितना एक पेन पॉइंट है, क्योंकि दराज एक छोटी मार्केट है और इस पे मोस्टली वो लोग आते हैं जो टाइट बजट पे होते हैं, जिनके पास लॉन्च बजट कम होता है। अमेजोन की तरह उनके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं होते, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ रुपीज होते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को टारगेट करें और उनकी ज़िंदगी आसान करें, ताकि वो जारविस को यूज़ करते हुए कुछ अचीव कर लें, उनके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो रेवेन्यू जनरेट करना कभी भी हमारा पर्पज़ नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आपके सामने है कि पाकिस्तान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना और उसको होस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो हमें एक्सटर्नल सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, जो कि हमारे लिए हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करती है, हमारी हमारी पॉकेट पे वो बर्डन है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रन करने के लिए एक बहुत नॉमिनल रखी गई है।
उसके अलावा एडिशनल हमने डिस्काउंट्स, ऑफर्स, फेस्टिवल्स के ऊपर, ओकेजन्स के ऊपर हम देते रहते हैं। आज के सेशन में अदील भाई ने जिस तरह से कहा कि जो ईआरपी के स्टूडेंट्स हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे, ये जो अदील भाई का ट्रेनिंग कोर्स है, ये जो काम कर रहे हैं, दैट इज ब्रिलियंट। ये मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है, मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इनसे कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे लोकल छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे कम है, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनको एनेबल कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए इस प्लेटफॉर्म से जितने भी ईएलपी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ईएलपी के एफिलिएट्स हैं, उन सब के लिए 25% फ्लैट डिस्काउंट है। वो सिर्फ हमारी सपोर्ट टीम को मेल करें और उनको बताएं कि मैं ईएलपी का स्टूडेंट हूँ, और तमाम सब्सक्रिप्शन प्लान्स के ऊपर यू कैन गेट स्ट्रेट 25% डिस्काउंट। दैट इज जस्ट फॉर अदील भाई एंड ईएलपी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए और अनाउंसमेंट के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में, किसी और चीज़ के ऊपर, जारवस की चीज़ के ऊपर। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द जारवस में कुछ और न्यू फीचर्स ऐड करेंगे जिससे वर्चुअल असिस्टेंट्स को और दराज के सेलर्स को फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स भी सीखें। और मैं अपने ट्रेनिंग कोर्स में स्पेशली स्टूडेंट्स को जारवस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जारवस की आपने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, आपने कैसे लिस्टिंग करनी है, रिसर्च करनी है, ट्रैकिंग। इंशाल्लाह आपसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और इंशाल्लाह इसी चीज़ को मैंने देखा और आपने काफ़ी चीज़ें वो बताई हैं जो मेरी जहन में भी नहीं थी और मेरे को बहुत क्लियर हुई हैं, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। नाइस ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी आपसे मुलाकात होगी और हमारी कोलैबोरेशन ऐसे ही चलती रहेगी। ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान एंड जारवस, अहमद समी भाई और अदील की ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपनी ऑडियंस से, अगर लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान को या दराज सेलर्स या जी, बहुत शुक्रिया दिल भाई आपका भी मुझे इनवाइट करने के लिए और ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। पैगाम सिर्फ और सिर्फ ये है हमारी कम्युनिटी के लिए, ई कॉमर्स कम्युनिटी के लिए, कि ये ट्रेंड हमारे यहाँ अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। लोग बहुत मुश्किल से इस साइड पे आए हैं कि वो ई कॉमर्स को अपनाएं और ऑनलाइन परचेजेस की तरफ जाएं। तो मेरा हमेशा यही एक पैगाम रहा है कि ऑनेस्टी अपना लें। आप कभी भी शॉर्टकट के थ्रू या दो नंबरी करते हुए या गलत प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, एक सेल, दो ऑर्डर्स, उसके बाद आप फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, खुद भी ऑनेस्ट रहेंगे, अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी ऑनेस्ट रहेंगे, एक प्रोडक्ट को 10-10 इन्वेस्टर्स को नहीं बेचेंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आसान रहेगी, आपको एक मेंटल पीस मिलेगा एंड यू विल गेट अ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऑनेस्टी सबसे बेसिक एक रिक्वायरमेंट है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में। आई एम श्योर कि अभी कुछ फिजा बदल रही है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस साइड पे भी कि वो ट्रस्ट डेवलप हो सके हमारी कम्युनिटी में। जो सबसे पहला इनिशिएटिव हमारा जारविस का था वो इसी सेंस में था कि पहले जो शीट्स का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा फेक डेटास भी आते थे, क्योंकि वो शीट कंट्रोल में थी उनके, वो वैल्यूज भी चेंज कर सकते थे, वो डेटा भी मैनिपुलेट कर सकते थे। तो अब चीज़ें रेगुलराइज होना शुरू हो गई हैं, अब स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी भी इस साइड पे फोकस रखे। एक कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स को ये बताएं, ये सिखाएं कि ऑनेस्टी से अपना सामान, अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से बेची जा सकती हैं और ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट प्रॉफिट्स किस तरह से आप गेन कर सकते हैं। यही आपका एसेट है और यही आपकी वो सारी की सारी कुल कमाई है जो आप यहाँ पे रख रहे हैं या आप आगे लेके जाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद भाई आज के सेशन का। अब मैं सेशन का इख्तिताम करता हूँ। आज के सेशन में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली आपसे भी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने सवाल भी किए। इंशाल्लाह इसी तरह से हमारी कोलैबोरेशन चलती रहेगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्वेश्चंस, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो स्टूडेंट्स,
तो आप ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान के पेज पे और जारवस प्रोडक्ट हंटिंग टूल के पेज पर जाके अहमद भाई से भी और मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तमाम ट्रेनिंग में जारवस की भरपूर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें अब आपको 25% डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया गया है। जिसने भी टूल लेने हैं, बेसिक पैकेज जो उनका होता है 600 का होता है, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा ताकि इसको आप यूज़ कर सकें। अब आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप जारवस को यूज़ करें अपना और फीडबैक लाजमी इनके फेसबुक पेज पे दें और उनको बताएं कि कैसा लगा। कोई चीज़ आपने इसमें कोई न्यू फीचर्स ऐड करवाने कोई आपको मसला है तो आप डायरेक्ट जारवस के पेज पे जाके या अहमद समी भाई की प्रोफाइल पे जाके इनको मैसेज कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। जैसे लास्ट हफ्ते बात होगी अहमद भाई से कि एक टूल में कुछ मसला था तो उसको मैंने फिक्स करवाया, तो अहमद भाई ने उसी टाइम, ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन, 24 घंटे के अंदर ये मसला हल करवाया। ये बड़ा शुक्रगुजार उनका मैं, और बहुत आपको मैं इस बात पे सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही जल्दी एफर्ट की। ऐसे होता नहीं है, मैं बड़े टूल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट, मैंने राइटिंग के भी डिफरेंट, मगर इतनी जल्दी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता जितनी जल्दी आपने दिया। तो मैं इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आपसे ऐसी मुलाकात रहेगी, ऐसी हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अपने टूल्स में नए नए फीचर्स लेकर आएँ ताकि हम सेशन भी करते रहें मंथली या वीकली, जिससे हमारी जितने भी सेलर्स हैं और वर्चुअल असिस्टेंट हैं उनको अफादियत हो। तो आज का सेशन इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपके इस टूल को और तरक्की दे, आपके इस बिजनेस को ग्रो करे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी ई कॉमर्स लेट्स पाकिस्तान की या मेरी, तो मैं आपके साथ सपोर्ट में हूँ और इंशाल्लाह मैं तमाम सेलर्स को और वीए को इस टूल्स के बारे में बताऊंगा और ट्रेनिंग भी कराऊंगा साथ, और ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज़।